करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे क्लास के अंदर भी हम डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एथिक्स से पढ़ेंगे और इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर आज कुछ हम थिंकर्स भी लेंगे, ठीक है, कुछ थिंकर्स भी हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल टीच यू 30 प्लस थिंकर्स, तो 30 से ज्यादा ही थिंकर्स हो जाएंगे। बट थिंकर्स का क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है कि उससे अपन को एक थॉट समझ में आता है, एक थॉट बहुत अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है। और जितना थॉटफुल आपके आंसर रहते हैं, दैट विल हेल्प यू इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ये थिंकर्स जो होंगे ये आपके ऐसे के अंदर भी काम आएंगे। दिस थिंकर्स इज गोइंग टू help you in the mains examination, and these thinkers are going to help you in the prelims examination also। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आया था गांधी और मार्क्स के बीच में, राइट, कि गांधी और मार्क्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाता जब आप उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है व्हाट डज गांधी बिलीव इन, व्हाट डज दिस कार्ल मार्क्स बिलीव इन, और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो वो इस तरह से आपके लिए ये जो अभी आज का क्लास होगा दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फिलोसोफर्स इन दिस क्लास। तो आज के क्लास के अंदर अगर हो पाया तो हमारा प्लेटो हम पढ़ेंगे एंड गांधी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आगे चलते रहेंगे, राइट। दिस thinkers are going to, you have to understand, because Gandhi has many dimension, Plato has many dimension। बट अभी हमारे टॉपिक के हिसाब से जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इन थिंकर्स को पढ़ते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। What is the different dimensions of the ethics that we are going to deal with? And we have seen that there are basically four dimensions that we have to understand, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन विद द मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स के अंदर अगर हम देखें, मेटा एथिक्स के अंदर अगर हम देखें चीज को, तो मेटा एथिक्स मतलब, मेटा मतलब बियॉन्ड एथिक्स, ये हमने समझा था कल, ठीक है। और वाई इथिक्स एग्जिस्ट, ठीक है, कि भाई मेरे को गुस्सा क्यों आता है, ठीक है, सॉरी, इथिकल प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो करना है, क्यों मेरे को रेस्पेक्ट करना है एल्डर्स का, क्या होता है। इसके अंदर अपन ने चार डायमेंशन पढ़े थे, इगोइज्म, अल्ट्रुइज्म, इमोशन एंड रीजन, ठीक है। ये चार डायमेंशन हमने इसके अंदर पढ़े थे। और फिर इसके आगे भी हमने इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एब्सोल्यूटिज्म पढ़ा था हमने, एक रिलेटिविज्म पढ़ा था, और रिलेटिविज्म के अंदर भी इंडिविजुअल रिलेटिविज्म एंड कल्चर रिलेटिविज्म वी हैव डील विद, ठीक है। तो आज एक बार वापस ये इमोशंस और रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को, राइट। तो मुझे लगता है एक बार सबके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं इमोशन एंड रीजन, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा था इमोशन के अंदर क्या होता है, इमोशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इमोशन के अंदर, राइट, वो ये है कि इसके अंदर है ना, आप इमोशन में बह जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि इमोशन में बह गए और हमने काम कर लिया, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करा, आपने एक बच्चे को देखा और वो बहुत ही गरीब है, ठीक है, और आपने उसको इमोशन में बहकर कुछ दे दिया, ठीक है, 100 रुपीज दे दिए, राइट। दिस इज इमोशन थी। स्टूडेंट्स को प्लीज म्यूट, एवरीवन एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए क्लास स्टार्ट हो जाए तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपसे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। ये आपको बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लास के अंदर कि सब म्यूट है, राइट। जब भी आपको डाउट पूछना है देन ओनली यू शुड ओपन योर म्यूट ऑप्शन, राइट। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 रुपीज को आपने दे दिया। अब कई स्टूडेंट्स के बीच में ये दिमाग में आया था कि सर यहाँ पर हमने, जैसे मोनल ने भी हमको कल बोला था, सर यहाँ पर भी तो हमने सोचा, रीजनिंग तो यहाँ पर भी करी, पर सोचा आपने, बट यहाँ पर एक और पर्सन है जो कि इसके बारे में नहीं सोच रहा है। आपने सोचा क्यों? क्योंकि आपके अंदर इमोशंस हैं। समझ में आ रहा है? यू हैव इमोशनल पर्सन, यू आर इमोशनल पर्सन, और आपने अपने 100 रुपीज को दे दिए। ये सोचना रीजन नहीं हुआ, ये इमोशन के अंदर सोचा गया हुआ चीज हुआ। रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का मतलब प्रैक्टिकली यू आर थिंकिंग अबाउट दिस वन। प्रैक्टिकली आप सोचोगे कि यार क्या होगा, कि इससे कुछ होगा तो नहीं, 100 रुपए इसको देंगे तो क्या होगा, अगले दिन वापस मांगेगा। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रीजन, राइट। फिर आपने रीजन ये भी सोचा कि यार 100 रुपए मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा, दैट इज नोन एज रीजन। तो रीजन का मतलब ये होता है, राइट। और इमोशन का मतलब ये होता है। अपन ने इस तरह से इसके अंदर रीजन और इमोशन के अंदर डिफरेंसेस पढ़े थे। तो जब भी आप एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे रीजन के अंदर, एथिकल प्रिंसिपल को, देन देयर शुड बी सम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। हेलमेट पहनो नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रीजन, राइट। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रीजन बोलते हैं। चलिए आगे हम इसके अंदर देखते हैं। देखिए मेटाएथिक्स को हमने इस तरह से इमोशन और रीजन के बारे में हमने इसको अंदर समझा था, फिर एब्सोल्यूटिज्म, रिलेटिविज्म और ये सब समझा था। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन में, एथिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस नॉर्मेटिव इथिक्स, जिसको आपको ये डायमेंशन पढ़ने के बाद आप केस स्टडी के अंदर, जैसे 6 केस स्टडीज आती है तो एक केस स्टडी इसके ऊपर आएगी ही आएगी, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक केस स्टडीज के ऊपर आएगी ही आएगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, तो ये केस स्टडी इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके अंदर अपन एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज नोन एज एथिकल डिलेमा। और आप देखेंगे हर केस स्टडी के अंदर एथिकल डिलेमा इज देयर, राइट। और हो सकता है कि इसके अंदर से 6 में से आउट ऑफ 6 एक एक बार जो आउट ऑफ 6 जो है, आउट ऑफ 6 3 केस स्टडीज वर्क ऑन द एथिकल डिलेमा, ठीक है। आई थिंक 2016 या 17 के अंदर था वो पेपर, इसके अंदर 3 केस स्टडीज वाज ऑन द एथिकल डिलेमा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए हमको इसके अंदर ना चाहकर भी हमको इसके अंदर क्या करना है, फिलोसफर लेकर आने पड़ रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और एक इंट्रोडक्शन भी आपका हो जाए फिलोसफर्स का, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मेटिव इथिक्स। तो नॉर्मेटिव इथिक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हाउ टू डील विद द एथिकल डिलेमा। अब एथिकल डिलेमा क्या होता है, पहले हम 10 मिनट तक यही समझेंगे व्हाट वी मीन बाय द एथिकल डिलेमा, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर व्हाट, फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। अब देखिए व्हाट इज एथिकल डिलेमा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट इज दैट अगर मैं बोलूं कि मर्डर करना सही है कि गलत है, मर्डर इज राइट और रॉन्ग, तो मोनल आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली कोई भी, मोनल को छोड़ो, कोई भी ऐसे बोलेगा इट इज ए वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है। ऐसा बोला जाए कि सेकंड पॉइंट कि भाई चोरी करना, स्टीलिंग, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग थिंग। यहाँ पर कोई डिलेमा है ही नहीं दिमाग के अंदर, दैट इज वेरी वेरी राइट थिंग कि हाँ ठीक है मर्डर करना रॉन्ग है, दैट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। वायलेंस करना रॉन्ग है, दैट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये समझना है कि एथिकल डिलेमा नहीं है यहाँ पर कुछ। तो व्हाट वी मीन बाय द एथिकल डिलेमा, एथिकल डिलेमा ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दोनों में बीच में फंसे हुए हो, तो यू हैव ड्यूअलिज्म योर माइंड, आइदर आई हैव टू चूज दिस वन और आई हैव टू चूज दिस वन। जैसे मैं कहूँ कि ऑनेस्टी करना इज ए गुड थिंग और बैड थिंग, तो सब बोलेंगे यार ऑनेस्टी इज गुड थिंग, इवन द मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन भी बोलेगा हाँ ऑनेस्टी है तो अच्छी चीज। पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जैसे एक पर्सन है, उसके सामने क्या है, उसके सामने दूसरा पर्सन है, ये चाहता है कि मान लीजिए ये पर्सन नया नया आईपीएस बना है, ठीक है, आईएएस बना है, ठीक है, और ये पर्सन चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे, जिससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे और वो पास हो जाए। और इसके लिए पहले इसने क्या करा, पहले इसने इसको कुछ पैसा दिया, ठीक है, पैसे के लिए नहीं माना। फिर इसने क्या करा, फिर इसने इसको फोटो दिखाई एक कि सर एक बार ये फोटो देख लो मोबाइल में, उस फोटो के अंदर इनके सारे जो फैमिली थी वो गन पॉइंट पे थी, बोले सर अभी 10 मिनट का टाइम है आपके पास, साइन करो। तो यहाँ पे ये पर्सन डिलेमा में आएगा। तो उस डिलेमा से कैसे डील करना है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द एथिकल डिलेमा और नॉर्मेटिव एथिक्स सेज यू दैट व्हाट इज एथिकल डिलेमा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एथिकल डिलेमा क्या होता है ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और हमको इससे कैसे कैसे इससे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एथिकल डिलेमा को सॉल्व करना है। देयर आर वेरियस थिंकर ऑन दैट वन। इसके अंदर फिर सीरीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि डिओन्टोलॉजिकल इथिक्स क्या होता है, अप्लाइड इथिक्स क्या होता है, राइट, कॉन्सिक्वेंशनल इथिक्स क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है। पर अगर बच्चों ये आपको समझ में आ गया, ये ब्रांच अगर आपको समझ में आ गई, तो आपका इथिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो इस वाली क्लास में, स्पेशली इस वाली क्लास में, प्लीज डू इंटरेक्ट, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क मी एज मेनी एज टाइम यू लाइक। इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इस केस के अंदर, इस वाली क्लास के अंदर क्लैरिटी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल गोइंग टू इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट, और इट विल हॉन्ट यू इन द फ्यूचर, राइट। तो ये अपन को इसके अंदर है। अब इसको हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी मीन बाय द एथिकल डिलेमा, सबसे पहले हम ये देखते हैं, एथिकल डिलेमा और एथिकल पैराडॉक्स इज ए डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर दोनों ही चीज, यहाँ पे ऐसा होता है ना कैच 22 सिचुएशन, आगे कुआ पीछे खाई, कैच 22 सिचुएशन, क्या करा जाए। जैसे अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, तो अमेरिका विद रिस्पेक्ट टू चाइना इज इन द कैच 22 सिचुएशन राइट नाउ, कि चाइना को मार भी नहीं सकते और चाइना को रख भी नहीं सकते, ऐसा रहने भी नहीं दे सकते। तो कैच 22 सिचुएशन, ये डिलेमा की सिचुएशन है, दैट इज द डिलेमा, ठीक है। तो एथिकल डिलेमा इज ए डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है बिटवीन टू मोर पॉसिबल चॉइसेस, टू और मोर पॉसिबल चॉइसेस
possible moral imperatives, neither of which is unambiguously acceptable or preferable. ये this is the most authentic definition of ethical dilemma. अनएम्बिगियसली, बिना किसी क्लियरिटी के आप नहीं ले सकते। एक किसी भी ऑप्शन को आपने चूज करा, आप क्या करोगे, आप पछताओगे। अब आपको यह है कि किसके अंदर आपको ये था ना कि हमको क्या करना है कि दो बुरे में से कम बुरा चुनना है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए एथिक्स के क्वेश्चन में। अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आप एक इस तरह से आईएएस ऑफिसर है, वो आपको ब्राइब दे रहा है, यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट वन, और आपने मना कर दिया कि सर मैं नहीं ले सकता, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट वन, ब्राइब तो मेरे को, आई हैव एलर्जी विद दैट, राइट। बट उसने जब आपको फोटो दिखाई, आपकी पूरी फैमिली बर्बाद होने वाली है। एट दैट टाइम व्हाट डिसीजन यू आर टेकिंग, दैट इज यू, एट दैट टाइम यू आर इन द एथिकल डिलेमा। आप एथिकल डिलेमा में हैं, और आप क्या है, आप क्या डिसीजन वहां पर लोगे, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, क्या आप डिसीजन मेकिंग करेंगे उसके अंदर, दैट मैटर्स अ लॉट, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो एथिकल डिलेमास क्लियर हुआ आप लोगों को, थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अभी हम इसको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि एथिकल डिलेमा ऑफ अर्जुन अगर हम देखें, दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, कि ये महाभारत के कैरेक्टर्स पूरे एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, और इससे क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर आपकी ब्यूटीनेस ही बढ़ेगी, राइट। जैसे यहाँ पर देखो एटीट्यूड किसका, अर्जुन का, आई एम क्षत्रिय, आई विल फाइट फॉर धर्म, ठीक है, यहाँ पे पूरा धर्म की बात कर रहा है। few moments later in Mahabharat, he will become like that one. How can I fight? Now he is in the ethical dilemma. ये ethical dilemma में है। तो मुझे शत्रुपा आप बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय द, मतलब ये किस तरह से एथिकल डिलेमा में है, अर्जुन किस तरह से एथिकल डिलेमा में है, प्लीज एक्सप्लेन शत्रुपा। जी सर, तो पहले अर्जुन से राजी होता है फाइट करने में उनकी फैमिली के अगेंस्ट पे, जो कौरव के पास थे, लेकिन जब वो क्लियर। चारुनिका आप बताएंगे, चारुनिका। यस सर। यस प्लीज। सर अर्जुन के साथ ये हो रहा है कि सर फर्स्ट साइड ही हैज टू लाइक, वो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं, लाइक उनको पता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, व्हाट ही हैज फेस्ड, बट वहां पर आने के बाद, कुरुक्षेत्र में आने के बाद उनको लगता है कि मैं अपने रिलेटिव्स, अपने जो मेरे खून से मैं कैसे लड़ूं बेसिकली। ठीक है, वेरी गुड, आपने फिलॉसफी में पढ़ भी लिया है, वेरी गुड। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि सर आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट टू फाइट। कृष्ण बोलेगा वाई सो, तो अर्जुन बोलेंगे सर ये सामने जो है ना खड़े, ये मेरे रिलेटिव्स ही हैं, इसमें कोई मेरा कजन ब्रदर है, मेरे गुरु सामने खड़े हैं जिनको मेरे को मारना है, गुरु द्रोण, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, वो भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े हैं, हाउ कैन आई फाइट देम। कृष्ण समझ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कृष्ण इनको, अब देखो यहां पर अर्जुन चाहता है नॉन वायलेंस, पर कृष्ण इनको कह रहे हैं गो एंड फाइट। इसके पीछे का रीजन समझो बच्चों, दैट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल डिलेमा। यहां पे अर्जुन डिलेमा में है, डिलेमा में है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर अर्जुन की जगह आप महावीर को लाके खड़ा कर दो, महावीर को, एंड महावीर इज सेइंग सर आई डोंट वांट टू फाइट, दैट इज क्लैरिटी, महावीर के दिमाग में क्लैरिटी है। और कृष्ण विल आल्सो से ओ वाओ चलो लेट्स गो टू द जंगल, वी विल डू द मेडिटेशन। यहाँ पे क्लियरिटी है, पर यहाँ पर महावीर नहीं है, यहाँ पे बुद्ध नहीं है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण, या यहाँ पे अर्जुन है, एंड अर्जुन इज सेइंग सर आई डोंट वांट टू फाइट। तो कृष्णा को पता है कि इसके दिमाग में भी डिलेमा चल रहा है, ये क्षत्रिय है, इसका धर्म है लड़ना, ये बचपन से लड़ता ही आया है, जंगल में जाने से इसका कुछ ही नहीं होगा, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जंगल में भी जाके इसका गांडीव कभी भी उठ जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, यहाँ पे अर्जुन इज एन एथिकल डिलेमा। अच्छा, एक केस लेकर देखते हैं कि वो जो सेना खड़ी है ना, उसको रिप्लेस कर दो उतने ही किसी और लोगों से, अननोन पर्सन से, देन अर्जुन 1 मिनट में कहेगा आई वांट टू फाइट, आई वांट टू फाइट फॉर द धर्मा, देन देयर इज नो डिलेमा इन अर्जुन्स माइंड। डिलेमा कब आया है, डिलेमा जब आया सामने रिलेटिव है, अगर रिलेटिव को हटा देंगे तो देयर विल बी नो डिलेमा इन अर्जुन्स माइंड। तो द थिंग इज दैट कि यहां पर अर्जुन के बीच में डिलेमा में क्या है कि आई वांट टू फाइट, ये है अर्जुन के दिमाग में, आई वांट टू फाइट, नो डाउट अबाउट दैट, बट हियर आर माय रिलेटिव्स,
यहां पर मेरे रिलेटिव्स है, हाउ कैन आई फाइट? दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज एथिकल डिलेमा। नहीं लड़ता है तो भी दिक्कत, लड़ता है तो भी दिक्कत। और यहां पे एथिकल डिलेमा कृष्ण ने हटा दिया अर्जुन का, और अर्जुन स्टार्ट फाइटिंग। कैसे हटा दिया? आत्मा अमर है, काम ही खत्म। कि तुम सोच रहे हो कि तुम गुरु द्रोण को मार पाओगे, पर मरेंगे नहीं कभी गुरु द्रोण, बिकॉज आत्मा इज अमर। उनकी बॉडी मर सकती है पर वो नहीं मर सकती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन गीता विद रिस्पेक्ट टू अर्जुन इज दैट, कि अर्जुन को अगर ये समझा दे कि आत्मा अमर है, तुम मार के भी नहीं मार पाओगे, तुम एक बस निमित्त कारण हो, ठीक है, तुम एक एफिशिएंट कॉज हो, तुम मारकर भी नहीं मार पाओगे उनको, गुरु द्रोण को, तो फिर ये क्या करेगा? फाइट कर लेगा। दैट्स वाई आत्मा अमर है। आत्मा को कोई छेद नहीं सकता। छेद मतलब युद्ध में छेदोगे, या तो तलवार घुसाओगे, तीर घुसाओगे, ना ही आत्मा को कोई जला सकता है। आत्मा अमर है। दैट कंसेप्ट अगर दिमाग में चले जाए किसी तरह से, तो इसका डिलेमा दूर हो जाएगा। अगर यहाँ पे महावीर होते ना, तो महावीर होते तो डिलेमा था ही नहीं। वो बोलते कि कहाँ लिया है कृष्ण मेरे को, आप तो कहते थे घूमने चलेंगे, यहाँ पे बीच में कहाँ खड़ा कर दिया महाभारत के, मैं फाइट करूंगा, आपको लगता है आई कैन फाइट? वहां पे कोई डिलेमा नहीं था, यहाँ पे एथिकल डिलेमा। यहाँ पे बुद्ध होते इनकी जगह तो कोई डिलेमा नहीं था, यहाँ पे एथिकल डिलेमा। तो एथिकल डिलेमा समझो, व्हाट डू मीन बाय एथिकल डिलेमा, कि अनएम्बिगियस सिचुएशन है दोनों। यार नहीं लड़ू, कृष्ण ये चाहता था अर्जुन लड़ना, एक बार सेना को बदल के देखो अर्जुन कैसे अपना गांडी उठा लेता है। लड़ू तो दिक्कत, नहीं लड़ू तो दिक्कत। ये बोल तो इतना रहा था बेवकूफ, तो ये कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे को बेवकूफ बनाना बंद करो यार। देखो गीता को अगर हम वैसे देखें, अगर हम बहुत ही जनरल वे में देखें, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं सर मेरे को फाइट नहीं करनी। कृष्ण कह रहे हैं बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम्हारा क्षत्रिय, तुम जन्म से फाइट करते रहो, बस तुम्हारे सामने यहाँ पर तुम्हारे परिजन खड़े हैं, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, रिलेटिव्स खड़े हैं, इसलिए तुम प्रॉब्लम। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गीता। अब यहाँ पे ड्यूलिज्म आ रहा है, यहाँ पे डिलेमा आ रहा है, किसके अंदर? अर्जुन के दिमाग में। और इस डिलेमा के कारण क्या है, पूरा गीता का संवाद हुआ है, राइट? तो दिस इज द एथिकल डिलेमा, यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, अर्जुन वाज फेसिंग एथिकल डिलेमा इन केस ऑफ महाभारत, ठीक है? महाभारत के टाइम पर अर्जुन एथिकल डिलेमा को फेस कर रहे थे, ठीक है? और फिर उसका क्या था, उनको बिकॉज क्या डिलेमा है उनका, ये डिलेमा नहीं कि मैं अहिंसक हो गया, मैं गांधी बन गया, ऐसा नहीं है। लड़ना तो है उसको, उसका काम ही लड़ना है। अगर वो यहाँ से जंगल में चले जाते ना, तो भी कोई अगर मान लो कोई वो आ रहा होता, कोई भी जानवर आ रहा है उनके ऊपर अटैक करने, सीधे वो तीर मारते। वो सोचते ही नहीं कि जानवर मरेगा नहीं मरेगा, वायलेंस नॉन वायलेंस नहीं सोचते, विल डू लाइक दैट, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एथिकल डिलेमा समझना चाहिए इस इंसिडेंट से, ठीक है? एथिकल डिलेमा में थे युधिष्ठिर। आई होप ये क्लियर है आपको, राइट? एथिकल डिलेमा में थे युधिष्ठिर, कि जब उनसे झूठ बोलने के लिए कहा गया कृष्ण के द्वारा, ठीक है, तो युधिष्ठिर ने बोला यार मैं कैसे झूठ बोलूंगा, मैं तो धर्मराज हूँ। यहाँ पर क्या है, एथिकल डिलेमा में। फिर कृष्ण ने उनको याद दिलाया कि देखो इसमें, इस वाले फाइट के अंदर, अब फाइट इज सो अगली कि अब धर्म के एस्पेक्ट में कुछ बचा ही नहीं है। अभिमन्यु को कैसे मारा याद है ना आपको, इन्होंने चीटिंग करके मारा। इसको कैसे मारा आपको याद है ना, द्रौपदी के साथ क्या हुआ था। देन भीम चिल्ला देंगे कि हाँ भैया सही तो बोल रहे हैं कृष्ण, और सारा प्रेशर, इतना सारा प्रेशर, सब कहेंगे बोलो बोलो बोलो, बोल देंगे कि अश्वत्थामा का डेथ हो गया है। ये एथिकल डिलेमा से फिर उन्होंने ये कहा। और 100% युधिष्ठिर को गिल्ट हुआ होगा इसके, बिकॉज जो मोरल था उसके हिसाब से उन्होंने बिहेव नहीं करा। एंड मोरल वर्सेस बिहेवियर, तो 100% देयर विल बी गिल्ट। अगर अपन उससे पूछते युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर बोलता है यार हम जीत तो गए, पर एक गिल्ट रह गया, करके कसक रह गई, मैंने झूठ बोल दिया। जो धर्मराज का टैग था ना, वो चला गया, बिकॉज ही लूज हिज आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी को लॉस कर दिया इसने। तो मोरल्स से जब भी तुम जाओगे ना, देन इट विल लूज योर आइडेंटिटी। जैसे कोई ऑनेस्ट पर्सन है, पूरी सोसाइटी उसको ऑनेस्टी से जानती है, जब भी आता है सब सलाम करते हैं कि देखो ऐसा ऑनेस्ट ऑफिसर, वो करप्शन की चार्जेस में फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कोई बहुत ही पैट्रियोटिक पर्सन है, ठीक है, वो अगर टेररिज्म में फंस जाएगा तो दिक्कत होगी। फिर उसको लगेगा कि अपनी तो पूरी जिंदगी अपन ने करा है, पर अपन ने लास्ट में अपन बहन गए, या फिर कोई फॉल्स केस के अंदर, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो एथिकल डिलेमा अपन समझने के लिए ये सब समझ रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन इज गुरु एंड एडवर्सरी, ये आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, मैंने लैंग्वेज में लिख दिया जिससे कि आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है?
अब नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इथिक्स इज द स्टडी ऑफ द एथिकल एक्शन, कि क्या एक्शन लेना चाहिए इस वक्त ऐसी समस्या जब आ जाए, जब एथिकल डिलेमा आ जाए तो उसको कैसे डील करना चाहिए, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट अराइजेस व्हेन कंसीडरिंग हाउ वन ऑट टू एक्ट मोरली इन ए गिवन सिचुएशन। सिचुएशन है यहाँ पर आपके पास, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस में आप घबरा रहे हैं, आप चॉइस करने में घबरा रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट अगर उसको ऐसा एथिकल डिलेमा फेस हुआ है कभी कभी अपनी पूरी लाइफ के अंदर, कई बार हुआ होगा, तो प्लीज कैन एनीबडी एक्सप्लेन इट टू मेक इट मोर क्लियर? अगर वो बता सकता है तो प्लीज एक्सप्लेन इट, एनीबडी इन द क्लास। किसी को तो हुआ होगा। नोबडी? आमिर, आपको हुआ है कभी एथिकल डिलेमा आया कभी दिमाग में? नो सर। वाओ। मेरे को हुआ है। हाँ मोनल प्लीज। एक्चुअली मैं पुणे में थी तब, क्लासेस ही चल रहे थे एंड कॉलेज का कॉन्वोकेशन सेरेमनी होने वाला था हमारा एंड आई हैड अ डिलेमा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि उसी वीकेंड को विजन आईएएस ने टेस्ट सीरीज का एक पूरा 3 टेस्ट होने वाले थे कंटिन्यूअसली, उसके बेसिस पे हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स का सिलेक्शन होने वाला था। तो आई वाज इन दैट डिलेमा कि मैं ये वाला अटेंड करूँ या फिर कॉलेज का कन्वोकेशन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मेमोरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ कि वो फिर से नहीं आने वाला है वो कन्वोकेशन सेरेमनी मेरे लाइफ में। This is ethical dilemma. Very good. You can write this in the examination also. ऐसे एग्जाम्पल लेना है आपको, कौन सा एग्जाम्पल तुमको सर से थोड़ा ना उठा के लाना है, आपको अपनी लाइफ के एग्जाम्पल लेना है। दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क स्टूडेंट्स कि आपको कोई एथिकल डिलेमा हुआ, फिर आपको ऐसे लिखना है नहीं, फिर मेरे को याद आया कि मेरे को देश की सेवा करनी है, तो आईएएस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मैं, मेरा गोल जो है, एम है, और मैंने फिर ऑप्ट करा कि मेरे को पेपर देकर आना चाहिए। ये तुम्हारा एथिकल डिलेमा यहाँ पे खत्म हुआ। ऐसा तुमको आंसर के अंदर लिखने का आना। समझे? ऐसी चीजें है ना, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को खोजो तुम, कब एथिकल डिलेमा हुआ है कब नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेंगे कि क्या तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है, बिकॉज दिस इज ए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। चारुनिका, आपके लाइफ में कभी हुआ ऐसा? अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आपने कभी एथिकल डिलेमा, व्हाट डू यू मीन बाय द एथिकल डिलेमा, और क्या आपने कभी इसे फेस करा है अपनी लाइफ के अंदर, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चारुनिका? Yes, sir. There are some मतलब सिचुएशंस ऐसी हुई है कि एक तो मेरा भी था कॉन्वोकेशन वाला ही सेम इंसिडेंट था, दैट आई हैड टू गो फॉर द कॉन्वोकेशन, और यहाँ पे थोड़ा घर पे सिचुएशन ठीक नहीं थी उस वक्त, और मेमोरेबल सिचुएशन मतलब मेमोरेबल था कॉन्वोकेशन, बट फैमिली में मम्मी की तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, सो आई वाज लाइक कि मैं दोनों चीज़ों को नहीं छोड़ सकती, सो आई हैड टू स्किप दिस वन एंड आई स्टेड होम, आई डिडंट गो फॉर द कॉन्वोकेशन। हाँ, तो ये है कि भाई यू रेस्पेक्ट अभी अभी प्लीज टेल मी अभी। So I had a situation that while choosing after my 10th, choosing commerce or science, that was That's why your dilemma है ना, और तुम दोनों ही लेना चाहते थे, but that was your dilemma. yeah I had interest in mathematics. Okay, हाँ, also I was interested in history, economics. आपको जो है ना एग्जाम में, जैसे इसने बताया ना अभी, मोनल ने जो बताया वैसा लिखना है, और फिर आपको ये बताना है कि देखो हाउ 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 ईगर आई एम टू जॉइन दिस सर्विसेज, कि मैंने अपना कॉन्वोकेशन छोड़ दिया उसके लिए, और है ना, इस तरह का कुछ करना है, राइट? अभी का समझ में आया कि भाई ये तो सबको ही होता है, कॉमर्स और ये ले या फिर मैथ्स ले, ठीक है, या फिर क्या लें, फिर वो सब तो वो तो होता ही है, ठीक है, पर आपको इस तरह के एग्जाम्पल चूज कर ले, आप लिखना आप, और एक एक्सरसाइज करना, कल कल के लिए एक होमवर्क है, सबके लिए एक होमवर्क है कि अपना एक एथिकल डिलेमा जो कि आप एग्जाम में यूज कर सके, इतना तो समझदार हो गए होंगे एग्जाम में कैसे यूज करना है, वो आपको लिख कर लाना है, ठीक है? और वो आपको ग्रुप के अंदर भेज देना है। एक मैं आंसर राइटिंग का अलग से ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप सबको ज्वाइन कर लूंगा, वंस यू डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस बैच ना, उसके बाद हम आंसर राइटिंग का ग्रुप बनाकर उनमें स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, राइट? हाँ अंजुम, you want to say something or should we move forward? Yes. हेलो यस सर। सर। कौन बोला है अभी? हेलो, एक सेकंड। अंजुम। शिव सर। शिव प्लीज, शिवकांत। यस। हाँ जी सर। सर मैंने बताना सर अपना एक्सपीरियंस है।
सर ये ऐसा था, जब इस साल सर जो मेरा यूपीएससी प्री नहीं हुआ, तो सर इसके बाद मैं एलिमा में आ गया था कि भाई इसको छोड़ दें, बिजनेस करें, जॉब करें। तो ये था, ये भी तो फिर वही था कि हाँ जी, ये सिचुएशन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अंजुम, लास्ट लास्ट अंजुम से पूछ रहे हैं, प्लीज अंजुम। ओके सर। सर मेरे फादर पुलिस में हैं, तो जब 370 एब्रोगेट हुआ तो हमें अपने मेरे पापा के ऑफिस में एक फ्लैग था जो कि जेएनके का था, तो उसको हटाना था। तो सर हम लोग सारे चाहते थे कि वो फ्लैग वहीं पर रहे, लेकिन वो फ्लैग उठाना था। तो हम लोग फिर ड्राई क्लीन करके घर पे रख दिया। तब बहुत चॉइस थी कि ये ऑफिस में ही रहे, लेकिन उठाना पड़ा। Okay, so that was a dilemma. That was not a dilemma. That was a one-sided, I think, Anjum. Because आपका ये तो उठाना ही था, ये था ना, आपका ये नहीं था कि भाई कि हम नेशनल फ्लैग को लगाएं कि इसको लगाएं, इसमें डिलेमा है, समझ रहे हैं? That was हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि ये सब चीजें आपको लिखना है। तो इस तरह से आप एथिकल डिलेमा समझे कि व्हाट वी मीन बाय द एथिकल डिलेमा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एथिकल डिलेमा से हम क्या समझते हैं, ठीक है। और एग्जाम के लिए आपको ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक एथिकल डिलेमा आपको याद करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे भी कर सकते हैं आप, जैसे सिचुएशन के हिसाब से अपन करें। अब एथिकल डिलेमा को कैसे सॉर्ट आउट करें, इसके लिए देयर आर टाइप्स ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। और फर्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे डिओन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। डिओन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसको बोलते हैं हम ड्यूटी बेस्ड एथिक्स भी बोलते हैं इसको, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए डिओन्टोलॉजी, डिओन के वर्ड से बना है। डिओन का मतलब क्या होता है? ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यूटी बेस्ड एथिक्स आल्सो, कि तुम्हारी ड्यूटी है ये करना, ठीक है, इसलिए तुम कर रहे हो, ठीक है। कि मतलब ड्यूटी विल बिकम एंड इन इटसेल्फ। ऐसा जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स में जैसे मतलब फादर ड्यूटी पे गए, तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जैसे फादर ड्यूटी पे गए, तो एक ड्यूटी तो ये करना होता है, एक तो नैरो कंसेप्ट होता है ड्यूटी का, और एक वाइडर कंसेप्ट होता है। एक तो आप ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं, और एक तो आप ऑफिस के अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको मंथली सैलरी मिल जाती है। दैट इज योर एंड, ये आपका एंड है, मंथली सैलरी आपको मिल रही है, दैट इज योर एंड, ड्यूटी, ठीक है। कि आप ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका क्या है, मंथली सैलरी। अच्छा, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स के अंदर हम पहले ये वर्ड को समझ रहे हैं, व्हाट वी मीन बाय द ड्यूटी, है ना। और ड्यूटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम देखें तो एक तो नैरो मीनिंग ऑफ ड्यूटी होता है, एक वाइडर मीनिंग ऑफ ड्यूटी होता है। तो नैरो मीनिंग ऑफ ड्यूटी में क्या होता है कि आप जॉब तो कर रहे हैं, यू आर डूइंग द जॉब, बट यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन दैट वन। और व्हाई यू आर डूइंग दैट जॉब? बिकॉज आपको क्या मिलता है, मंथली सैलरी मिल जाती है, घर वालों का खर्चा चल जाता है। ये है आपका मेन पर्पस। ड्यूटी इज जस्ट अ मीन्स, एक साधन है ड्यूटी। एंड क्या है आपका? पैसा कमाना, मंथली सैलरी इज द एंड। मंथली सैलरी क्या है? एंड है। ड्यूटी इज जस्ट अ मीन्स, एक जरिया है इसको पाने का। पाना क्या है आपको? मंथली सैलरी पाना। पर वाइडर मीनिंग के अंदर क्या होता है? वाइडर मीनिंग के अंदर व्हेन ड्यूटी बिकम एंड, कि तुम ड्यूटी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको ड्यूटी करनी है, तुम्हें नहीं पता कि सैलरी आएगा, प्रमोशन आएगा, नहीं, तुमको ड्यूटी करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ड्यूटी करनी है। ड्यूटी इज एंड इन इटसेल्फ। यहां पे कोई दूसरा थॉट नहीं आ रहा कि सैलरी और ये सब चीजें इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ड्यूटी क्या है? ड्यूटी इज एंड इन इटसेल्फ। ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ड्यूटी ही एंड है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं निष्काम कर्म। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, निष्काम कर्म, कि फॉलो योर ड्यूटी, ड्यूटी फॉलो करो तुम्हारी, डू योर वर्क। आप अपना वर्क करिए, ड्यूटी फॉलो करिए। रिजल्ट क्या होगा? डोंट थिंक अबाउट दैट। फल की चिंता मत करो। सुना होगा आपने, आपने सब कुछ सुन रखा है एथिक्स के अंदर, सब कुछ पढ़ रखा है अपने एथिक्स के अंदर। बस आपको एक तरह से मेमोरी को आपको बता रहे कैसे यूज करना है। दैट इज नोन एज वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी। When duty becomes the end in itself, duty is not the means to achieve some end. Duty becomes the end in itself. आप ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ड्यूटी करनी है। It is your duty to do the duty. That's why you are doing the duty.
आपका ये नहीं है कि भाई कि यार ये हो जाएगा, मेरे को सैलरी मिल जाएगा, या फिर मेरे को अच्छा घर मिल जाएगा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा, ये सब ड्यूटी नहीं। यू आर डूइंग योर ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ योर ड्यूटी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो देखो एन एक्शन शुड बी जस्ट बेस्ड ऑन द लॉज और द रूल्स। एक्शन जो होगा ना, वो एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता यहाँ पर होता है आपकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इट इज समटाइम डिस्क्राइब एज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और रूल बेस्ड ड्यूटी इथिक्स या ऑब्लिगेशन इथिक्स या फिर रूल बेस्ड, बिकॉज रूल बाइंड यू टू योर ड्यूटी। तुम अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हो। ड्यूटी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, फैमिली को अगर तुमको तुम्हारी फैमिली इसके ऊपर सेक्रीफाइस हो जाती है तो यू डोंट टेक अ डैम अबाउट दैट, यार हमारा ड्यूटी कर रहे हैं हम, राइट। तो ड्यूटी बिकम्स एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, अभी मेरे पास मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर आए मेरे दिमाग के अंदर, ठीक है, बट हम उसको नहीं करके अपन ऑफिशियल एग्जांपल्स को अपन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एथिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल डू एंड नॉट व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस एक्शन। कि क्या पीपल करते हैं, क्या करते हैं अपन, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आपने क्या करा है, मीन्स कैसे हैं आपके, एंड के ऊपर तो कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि योर मीन्स इज इक्वल टू योर एंड। अब इसको धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीज, है ना। अभी अब एग्जांपल लेंगे ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के बहुत सारे, तब समझ में आए। तो इट इज नॉन consequentialist, it is non-consequentialist as we cannot show good item to justify our actions। ऐसा नहीं है कि हम ये दिखाए कि देखो तुम क्या करो, देखो ये क्या है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा इसलिए ड्यूटी करो, that is not your motive। consequences doesn't matter at all for you, you are just following your duty। आप अपना निष्काम काम कर रहे हो, आप पास होंगे कि फेल होंगे, it doesn't matter for you। और तुम क्या कर रहे हो, तुम सब सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। दैट इज व्हाट, दैट इज द डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच। इसमें आप नहीं समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपका उसका इससे क्या होगा। एक होता है फियरलेसनेस आ जाती है कि आप जो कर रहे हैं आप बस कर रहे हैं, उसको पूरे मन से कर रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यू डोंट टेकिंग अ डैम अबाउट दैट। दैट इज नोन एज डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वी नीड टू डू द राइट थिंग बिकॉज इट इज राइट एंड अवॉइड द रॉन्ग थिंग बिकॉज इट इज रॉन्ग। ठीक है, हमको अपनी ड्यूटी करना है क्योंकि, और ड्यूटी करना है ऑनेस्टली करना है क्योंकि ये ही सही चीज है। हमारे लिए सैलरी नहीं इंपॉर्टेंट, अगर सैलरी इंपॉर्टेंट होगी तो इसके साथ ऑनेस्टी नहीं आ पाएगी, करप्शन आ जाएगा। तो यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, दैट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। यही पहली और लास्ट आखिरी प्रायोरिटी है कि आपको ड्यूटी करनी। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर समझना होगा डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स के अंदर। अभी हम आगे चलते हैं तब। तो अब देखो, अब तुम्हारे बीच में डिलेमा कैसे आएगा, कैसे ये नॉर्मेटिव एथिक्स है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि मान लीजिए एक डिलेमा आता है, यू आर ऑनेस्ट ऑफिसर, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे आपकी फैमिली जो है स्टेक पे है, योर फैमिली इज एट स्टेक एंड यू हैव टू डू डिसऑनेस्टी। So you will not take a damn about the family, go to hell, my duty is more important than anything else। That is deontological aspect, deontological। ठीक है, हम इसको डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इसके लिए। ठीक है, राइट। तो यू कैन नॉट जनरलाइज लाइक ए सोल्जर, यू कैन नॉट जनरलाइज। हो सकता है कोई सोल्जर ऐसा इसलिए आर्मी ज्वाइन करी हो क्योंकि उसको अपनी क्या होता है कि क्योंकि अपनी, जैसे बॉर्डर मूवी के अंदर होता है, बॉर्डर मूवी के अंदर एक सोल्जर होता है ना कि भाई अब जाऊंगा, छुट्टी मिल गई है। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, नाम मेरे को याद नहीं है। फिर वो सनी देओल का डायलॉग आता है उसके अंदर, राइट। तो वो भी सोल्जर था। ठीक है, उसका मेन एम ड्यूटी नहीं था। ठीक है, बट द पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड, ठीक है, और उसके अंदर ये है, दिमाग में ये है उसके अंदर कि भाई मेरे को अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह फुलफिल करना है। मेरे को नहीं मतलब कि मेरी फैमिली क्या कर रही है, मेरे को ये नहीं मतलब कि मेरी सैलरी कितनी आ रही है, मुझको ये काम दिया है, मुझे काम अच्छे से करना है। दैट इज डिओन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन डिओन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूटी इज फाइनल, या बिल्कुल सही बोला अविनाश ने कि मींस सर ड्यूटी इज फाइनल, ड्यूटी इज एंड, नॉट द मींस, ड्यूटी इज एंड इन इटसेल्फ। दैट इज डिओन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट, राइट। चलो आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं इसके अंदर। जैसे महात्मा गांधी, इसको बोलते हैं गांधीयन इथिक्स, ये गांधीयन इथिक्स भी होता है। ठीक है,
अब गांधीयन एथिक्स, महात्मा गांधी बिलीव इन द राइटियसनेस ऑफ द एक्शन, एक्शन की राइटियसनेस के ऊपर था कि भाई हमारे जो मीन्स होने चाहिए ना, दैट शुड बी अपराइट, तो एंड अपने आप ही अपराइट हो जाएगा। देखो क्या होता है, मीन्स और एंड की थ्योरी समझो क्या होता है, मीन्स और एंड ये समझो। यहां पर आपको कोट करना है गांधी को, व्हेनेवर देयर इज डिओंटोलॉजिकल एस्पेक्ट, जब भी मैं आपको समझाना होगा यू हैव टू कोट गांधी, ठीक है, आपको गांधी को करना होगा, राइट। तो देखो मीन्स क्या होता है, जैसे मीन्स मतलब जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, आपको कहीं मॉल में जाना है, राइट, तो मॉल के अंदर जाना है आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, कैब बुक करा रहे हैं एक, और कैब से आप मॉल के अंदर पहुंच रहे हैं, ठीक है, कैब से आप गए मॉल के अंदर चले गए, राइट। अभी कैब जो है ना एक साधन है आपके लिए, मीन्स है, आपका एंड क्या है, मॉल के अंदर जाकर शॉपिंग करना, दैट इज एंड। तो मीन्स ये होता है, साधन होता है, एंड होता है कुछ एंड होता है, राइट। अब देखिए गांधी कहते थे अगर तुम्हारे मीन्स करेक्ट है ना तो एंड अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे मीन्स जो है इंपॉर्टेंट होता है और एंड जो होता है वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। एंड पे मत सोचो कि एंड पे मत सोचो कि क्या तुम्हारा एंड है, तुम अपने मीन्स को अपराइट रखो, एंड अपने आप चल जाएगा। जैसे गांधी तुमको क्या सलाह देंगे, महात्मा गांधी तुम्हें एज ए पेरेंट क्या सलाह देंगे कि इसके बारे में मत सोचो कि क्या तुम करने वाले हो, मतलब क्या रिजल्ट आएगा, एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तुम बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। जब तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे ना तो रिजल्ट अपने आप अच्छा जाएगा। गांधी विल से आंसर राइटिंग करो, तुम कहोगे गांधी जी मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी टेंस, तो गांधी बोलेंगे आंसर राइटिंग कर ले बेटा, क्योंकि तू अपने मीन्स को जब तक स्ट्रांग नहीं करेगा ना तब तक तेरा एंड नहीं हो पाएगा। मीन्स को इतना स्ट्रांग करो कि एंड अपने आप अचीव हो जाएगा। ये आपको लिखना है, ये आपको ये इस तरह का कोट आ भी चुका है, मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड, और व्हेन योर मीन्स आर गुड देन एंड विल आल्सो बी गुड। तो इनके मीन्स थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ का मतलब गांधी का ट्रुथ एक बहुत बड़ी चीज है, कभी अपन पढ़ेंगे गांधी को अच्छे से, ठीक है। ट्रुथ का मतलब है धर्म, और धर्म का मतलब हिंदुइज्म नहीं है बच्चों, धर्म का मतलब है जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था सनातन धर्म, जो सदियों से चला आ रहा है, दैट इज धर्म। ट्रुथ का मतलब है गॉड, गॉड इज इक्वल टू इथिक्स टू गांधी, ये अपन पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी समझो सिर्फ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस और नॉन नेगोशिएबल, इनके आगे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एंड लेना है हमको, क्या जीडीपी बढ़ाना है हमें, वी वांट टू इंक्रीज अवर जीडीपी, हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़े, है ना। तो ये एक एंड है हमारे लिए, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, ये मीन्स हो गया। तो गांधी विल बोलेंगे भाई ऐसी जीडीपी का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपके बच्चों का भविष्य न मरे, गांधी विल नॉट सपोर्ट दिस वन। गांधी कहेंगे कि अगर तुम यहाँ पर मीन्स सही नहीं लोगे ना तो एंड तुम्हारा जीडीपी एक दिन वापस घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चे बिजनेसमैन बन, प्लीज कौन है प्लीज ओके। तो ये देखिए मीन्स जो है ना, मीन्स ठीक है, अगर मीन्स जो है वो अपराइट नहीं रहेंगे, ठीक है, तो एंड अपने आप ये जीडीपी अपने आप डिक्रीज होने वाली है। गांधी विल से लाइक दैट कि जो 4 बच्चे थे ये आपके लिए एक एसेट बन सकते थे, पर इनको आपने चाइल्ड लेबर के अंदर लगा दिया। ये 4 बच्चे आपके एसेट बन सकते थे, इनको आपने चाइल्ड लेबर के अंदर लगा दिया, और योर जीडीपी अभी तो इंक्रीज हो गई पर एक दिन वापस गिरेगी। तो गांधी विल अपोज दिस वन कि मीन्स आपके सही होनी चाहिए। आप इन बच्चों को पढ़ाते अपने आप जीडीपी बढ़ती, जैसे आपको जीडीपी बढ़ानी थी, ठीक है, आपने क्या करा, आपने पॉल्यूशन कर दिया, पूरी इंडस्ट्री खोल दी हर जगह। तो गांधी विल से कि भाई ये तरीका सही नहीं है, और डिओंटोलॉजी वाले बोलेंगे तुम्हारे मीन्स ही खराब है, एंड तो अपने आप खराब ही हो जाएगा। एक दिन क्या होगा, इन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, सी लेवल हाई होगा, और जो तुमने जीडीपी बढ़ाएंगे सब कुछ क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, दैट इज द एंड। एक दिन क्या होगा, ये सब करते जाओगे, ये सब करते जाओगे तो फिर क्या होगा, एक दिन तुम सांस ही नहीं ले पाओगे, तो कहीं का जीडीपी, फिर सारा डेवलपमेंट आपका रह जाएगा। तो गांधी विल से दैट मीन्स आर इंपॉर्टेंट, एंड विल यू कैन अचीव द एंड, बट मीन्स इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर तुम सही रखोगे तभी तुम एंड तक पहुंच पाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे हम देखते हैं गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, इसके अंदर गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस होगा, तो बोस इज फॉलोइंग द कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स,
ethics जो अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। गांधी इज फॉलोइंग द डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। कैसे? चलिए लेट्स डिबेटिंग। ठीक है, दोनों को चाहिए फ्रीडम, दोनों को आजादी चाहिए, बोथ वांट फ्रीडम। पर गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं कि देखो अभी क्या है, हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस ही करेंगे, ठीक है, हम वायलेंस नहीं करेंगे। और फिर नॉन वायलेंस भी कब करेंगे? अभी देखो किस तरह से गांधी जी बोलेंगे। गांधी ऐसे बोलेंगे, देखो अभी ब्रिटिशर्स है ना पेन में है, अभी उनकी जो जर्मनी है, जर्मनी जापान बहुत पिटाई कर रहा है उनका, अभी ये पेन में है, अभी इनको दर्द में है। तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू फाइट विद द व्हाट, टू फाइट विद देम। अभी इनको क्या है, पहले इनको दूध वूध पी लेने दो, बहुत ताजा वाजा हो जाने दो, तब हम इससे फाइट करेंगे। तो आर देयर सेइंग दैट कि ब्रिटिशर्स आर इन व्हाट, ब्रिटिशर्स आर इन पेन, अभी ब्रिटिशर्स पेन के अंदर है, तो पेन के अंदर है ना, इसलिए अभी अपन को इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस क्या बोलेंगे? सर व्हाट यू आर सेइंग, सुभाष चंद्र बोस विल से लाइक दैट कि अभी सबसे अच्छा मौका है, सब मार रहे हैं ब्रिटिशर्स को, लेट्स फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एक मूवमेंट बनाते हैं, अभी तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा। गांधी बोलेंगे नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड व्हाट, गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वांट कि आप गांधी जी एक बार बोलिए हमको, हम लेकर आते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स लेकर आते हैं, उन्होंने रेडियो में बोला था उनको, आप बोलो तो सही एक बार बस। गांधी बोलेंगे नहीं अभी नहीं, नॉन वायलेंस को ही प्रैक्टिस करेंगे। चोरी चौरा हत्याकांड हो जाएगा, गांधी बोलेंगे हम पूरा मूवमेंट वापस ले रहे हैं, क्योंकि अगर इस पे क्या होगा, इन वाले प्रिंसिपल में वायलेंस पे तुमको आजादी मिल भी गई तो वायलेंस ही होगा, आजादी के बाद भी वायलेंस होगा। जैसे भगत सिंह बोलते थे कि भाई देखो, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे, भगत सिंह वाज अ फॉलोअर सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म सोशलिस्ट हो गए थे वो लास्ट में जाकर, ठीक है, और उन्होंने एचआरए को एचआर ऐसे भी बना लिया था, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो था ना, एज फॉर सोशलिस्ट, राइट, तो सोशलिस्ट जो थे ना भगत सिंह, वो हो गए थे, और वो बोलते थे कि हमें सोशलिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से रहे तो आजादी मिलने के बाद भी क्या होगा, गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज बैठ जाएंगे, मतलब हमारे लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर क्या मतलब है उससे। तो यहाँ पर दोनों आजादी चाहते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, दोनों अपना इनका इनको इस पे कोई डाउट नहीं है कि हमें आजादी चाहिए, दोनों को कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि महात्मा गांधी सेइंग कि आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम योर मीन्स, मीन्स में नहीं, मैं नॉन वायलेंस पे आजादी की नींव नहीं खड़ा कर सकता। सुभाष चंद्र बोस विल से कि यहाँ पे मेरे को अगर हिटलर से भी हाथ मिलाना पड़ेगा तो आई विल डू दैट, हिटलर जैसे ब्रूटल इंसान से भी मेरे को हाथ मिलाना पड़ेगा तो आई विल डू दैट, आई विल गो टू जर्मनी, आई विल डू दैट। तो यहाँ पर गांधी इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द मीन्स, मीन्स चाहिए गांधी को, ठीक है, गांधी के लिए मीन्स इंपॉर्टेंट है, इनके लिए सुभाष चंद्र बोस के लिए आजादी इंपॉर्टेंट है, एंड इज इंपॉर्टेंट, दोनों पैट्रियोटिक है। बट ये कह रहे हैं कि मैं डिओन्टोलॉजी एथिक्स अपनाऊंगा, ये बोल रहे हैं मैं कॉन्सिक्वेंशनल एथिक्स अपनाऊंगा, जो अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। So this is difference between what? Difference between the Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose, or this is the difference between deontological or consequential ethics that we are going to understand. But before that, this is a very beautiful quote of Mahatma Gandhi. If one take care of the means, अगर कोई अपने means को की take care करेगा, then the end will take care of itself. तुम्हें बस अपने means strong रखने हैं, ठीक है, end अपने आप आएगा. You have to take care of your means, then end will be there, right? Anjum, you want to ask something? अंजुम? नो सर, नो सर। तो ये आपको इसके अंदर देखना होगा। किसी को भी अभी तक कोई दिक्कत आई है समझने के अंदर? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस? जो कोई क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हमने एक डिओन्टोलॉजिकल के अंदर पढ़ा कि ड्यूटीज आर मोर इंपॉर्टेंट और ड्यूटीज आर एंड इन इटसेल्फ, ड्यूटीज आर नॉट मींस टू अचीव सम एंड, ड्यूटीज आर एंड इन इटसेल्फ, ये हमने इसके अंदर पढ़ा। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज योर डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, ड्यू टू बेस एथिक्स, ये इसको इसके अंदर अपन बोलते हैं, राइट। अब देखिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसको आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा देखो, ड्यूटी और राइट के बीच में क्या अंतर होता है ये अपन देखते हैं, राइट्स वर्सेस ड्यूटी।
ये एक डिबेट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट, ठीक है। राइट्स वर्सेस ड्यूटी जो होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, ठीक है। अच्छा, गांधी ऐसे बोलते हैं कि अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुम्हारा एंड अपने आप सर्व हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा जो एंड होगा वो अपने आप सर्व हो जाएगा। इफ यू आर फॉलोइंग योर प्रिंसिपल्स और फॉलोइंग योर ड्यूटी, देन एंड विल बी गुड, ठीक है, और एंड तुम्हारा अपने आप सर्व हो जाएगा। देखिए, ये डॉक्टर है। अच्छा, मुझे ये बताओ उज्जवल कि इस डॉक्टर की ड्यूटी क्या है? व्हाट इज हिज ड्यूटी? उज्जवल, उज्जवल सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा, लक्ष्य आप बता दीजिए। लक्ष्य, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर? सर अपने पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट देना, ना, टू गिव द राइट ट्रीटमेंट और टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटी बेस्ट, है ना, अपने पेशेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अच्छा लक्ष्य, मुझे ये बताओ इसका राइट क्या है, इसका अधिकार क्या है? व्हाट इज हिज राइट? टू गेट द फीस, है ना, फीस मिले, यस सर, फीस मिल जाए इसको, ये इसका है। अच्छा, अगर ये मान लो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करता है ना, फीस के बारे में ना सोच के ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करता है तो फीस तो मिल ही जाएगी। अगर मान लो इस आदमी का इलाज कर देता है अच्छे से, तो ये जाकर 2 पेशेंट को और बोलेगा कि यार उसने मेरा इलाज कर दिया, सिमिलर पेशेंट को, और उसकी फीस इंक्रीज हो ही जाएगी। तो हम, यस, तो हम इससे ये समझे कि whenever the doctor is following his duty like anything, ठीक है, then what is happening, then his right is automatically he is getting his rights also। देखिए यही तो है, इफ वंस टेक केयर ऑफ द मीन्स, उस डॉक्टर ने सोचा कि मैं ड्यूटी अच्छे से करता हूं, द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एंड क्या था इसका, मान लो कमाना भी था, पैसा कमाना भी था, तो उसका क्या हो जाएगा, फीस अपने आप रहेगी। ड्यूटी के ऊपर इसने पूरा फोकस करा, एंड अपने आप हो जाएगा ना, ड्यूटी को करो तुम, ड्यूटी को एंड बना लोगे तो तुम्हारे पास सब आएगा। अच्छा, अब इधर देखते हैं, इस पेशेंट का ड्यूटी क्या है कि इसको टाइम पर फीस दे दे, है ना। और आजकल के पेशेंट तो क्या करते हैं, अगर इलाज सही नहीं होता है, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत हो जाता है, तो फैमिली मेंबर्स डॉक्टर को ही मार देते हैं, है ना, डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं। तो एक ये भी ड्यूटी है कि डॉक्टर की पिटाई ना करे आजकल के जमाने में, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर ऐसे ही बोला है मैंने। अच्छा, इसका राइट क्या है? इसका राइट ये है कि भाई इसको अच्छी मेडिकल सर्विस मिले। अब आप ये देखिए कि ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, है ना, टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विस इज बिकमिंग व्हाट, राइट ऑफ द पेशेंट और नॉट? ये देखिए, ड्यूटी ऑफ डॉक्टर इज बिकमिंग राइट ऑफ पेशेंट। देखो, ड्यूटी था प्रोवाइड मेडिकल सर्विस, राइट क्या है इसका, मेडिकल सर्विस मिलना। एंड राइट ऑफ डॉक्टर इज बिकमिंग द ड्यूटी ऑफ पेशेंट। ये तो इंटरलिंक है ना सब कुछ। हमने इंडिविजुअल भी देख लिया, इंडिविजुअल भी हमने देख लिया कि ड्यूटी, अगर ये पेशेंट अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करता है, मान लो उसको पैसा नहीं दिया, इलाज सही हो गया, पैसा नहीं दिया, 10 दिन बाद वापस से वही बीमारी आई, और वो डॉक्टर बोलेगा भैया तुम्हारा नहीं करना, पहले का पैसा तो तुम देते नहीं, देन हिज राइट विल गेट हैम्पर्ड। अगर ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा तो उसका राइट हैम्पर हो जाएगा। और अगर ये ड्यूटी अपनी फॉलो नहीं कर रहा ना, तो दूसरे का राइट हैम्पर हो रहा है। ये देख रहे हैं, डॉक्टर का राइट हैम्पर हो रहा है, इफ ही इज नॉट फॉलोइंग हिज ड्यूटी देन। तो ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूटी एंड द राइट्स। अगर आप अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर, अगर मैं ड्यूटी अच्छे से फॉलो नहीं करूंगा तो तुम्हारे राइट्स कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे। अगर मैं मान लो जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, तो तुम्हारा जो अधिकार है, ठीक है, कि तुमने फीस दी है और तुम क्या करोगे, तुमको पढ़ना, मेरे को बेस्ट मेरी तरफ से आपको देना होना चाहिए, और जिस एग्जाम में तुमको, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो तुम्हारे राइट्स हैम्पर होंगे। और अगर मैं नहीं करूंगा, मान लो अगर मैं तुमको बेवकूफ बना देता हूँ इस क्लास के अंदर, तो आने वाले समय में मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो फिर मेरा तो क्या है, मेरा जो होगा, अगर मैं अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे राइट्स हैम्पर होंगे। ये बात समझो, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर इसी तरह से हम एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से एग्जाम्पल लिखोगे ना तो क्लियरिटी बहुत ज्यादा रहेगा आंसर के अंदर। अगर आपके पास सिंपल ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड राइट्स, ड्यूटी के बारे में लिखा, राइट्स के बारे में लिखा, फिर आपने बताया फॉर एग्जाम्पल ये सब चीजें हैं, इसके अंदर उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझा दिया, काम हो गया आपका।
एग्जामिनर को पता लग गया हाँ इसको पता है, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया गांधी जी ऐसे कहते थे ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए, एंड अपने आप आ जाता है hence we should follow our duty. That is your complete answer. क्या करा आपने इसमें, कोई रटा कुछ नहीं रटा, बस ड्यूटी की डेफिनेशन याद करो, राइट की डेफिनेशन याद करो, ये एग्जांपल तो लिखे आओगे अगर समझ में आ जाता तो। जैसे टीचर है, ठीक है, टीचर का ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी है टू प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है, ऐसा बेवकूफ नहीं बनाना स्टूडेंट्स को, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, रियल एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, सब कुछ जितना एथिकल होता रहेगा उतना उसका इसके अंदर ऐड होता रहेगा, ठीक है। इसका राइट क्या है, अधिकार क्या है? फर्स्ट अधिकार तो इसका ये होता है कि आजकल के जमाने तो बिल्कुल बिल्कुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया तो फीस रहता है, बट पहले के जमाने में गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशन जब होता था तो रेस्पेक्ट रहता था, स्टूडेंट विल रेस्पेक्ट हिज गुरु लाइक एनीथिंग, ये इसका अधिकार होता था। इसका क्या ड्यूटी है, इसका ड्यूटी है टू रेस्पेक्ट, और इसका राइट क्या है, रेस्पेक्ट इज टीचर, और राइट क्या है इसका, इसका राइट है कि इसको अच्छी एजुकेशन मिले। अब राइट ऑफ स्टूडेंट इज बिकमिंग द ड्यूटी ऑफ टीचर, इफ टीचर इज नॉट फॉलोइंग हिज ड्यूटी ना, देन राइट गेट हैम्पर्ड। ये आपको इसको एग्जाम के अंदर इस तरह से पोर्ट्रे करना है। अच्छा, अगर इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, बस स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर ये अपना राइट अच्छे से नहीं कर रहा है, इसका एक ड्यूटी, इसका एक और चीज है, होमवर्क करना, ठीक है, होमवर्क करना, आंसर राइटिंग करना, ये ड्यूटी है, जो कह रहे हैं वो करना, ठीक है, रिवीजन करना, ये भी इसका ड्यूटी है। अगर ये ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, मान लो ये रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है टीचर का, टीचर से इसने बदतमीजी से बात करी, तो टीचर अगली बार उसको बताएगा नहीं, उसका एजुकेशन इतना अच्छा आएगा नहीं। अगर मान लो ये रिवीजन नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके पास एजुकेशन आएगा नहीं। तो इफ ही इज नॉट फॉलोइंग हिज ड्यूटी वेल ना, then his right is also getting hampered. Similarly, if he is not following the duty, then his right is also hampering. एक साथ दो के राइट हैम्पर हो रहे हैं। Is this okay to everyone, right? I think this is clear to everyone, right? तो हम क्या समझे कि राइट्स और ड्यूटीज जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, और आपको इस पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपके, अब क्यों आपको ये मानना है, ये समझो, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दैट कम्स विद द राइडर कि सोवरेंटी कंट्री की नहीं हैम्पर होनी चाहिए, सिक्योरिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिफेमेशन, किसी को ऐसा मत करो, किसी को डिफेम मत करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन, ये सब क्या है, ये सब राइडर्स है, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुम इस ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बंद कर दी जाएगी, जेल में डाल देंगे तुमको, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारा राइट हैम्पर हो गया। तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर ड्यूटी ना, देन योर राइट्स विल गेट हैम्पर्ड। जैसे मान लो कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए, अब तुमको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है आईएएस ऑफिसर, ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुमको बहुत सारी फैसिलिटी, सम्मान मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है सबके अंदर। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी है सिविल सर्वेंट की, तुम एक सर्विस करो, सर्वेंट की तरह लोगों की मदद करो, और तुम जाके वहां पे करप्शन कर रहे हो, तो करप्शन कराना तो तुमको जेल में डाल दिया, अब ना तुम्हें सम्मान मिल रहा है, ना तुम्हारा अधिकार का था, सम्मान का अधिकार था, और जो तुमको राइट्स मिल रहे थे वो भी नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि तुमने ड्यूटी अपनी अच्छे से फॉलो नहीं करी। तो गांधी ये बोलेंगे कि भाई भाई देखो, ड्यूटी को अच्छे से फॉलो करो, what is important is the duty, that is known as deontological ethics, right? तो देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, राइट्स और ड्यूटी कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा मोनल, मुझे ये बताओ कि टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल था, उसमें स्टूडेंट का क्या राइट था और स्टूडेंट का क्या ड्यूटी था, और किस तरह से ड्यूटी हैम्पर हो रही है तो उसके राइट भी हैम्पर हो रहे हैं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताओ मोनल। सो स्टूडेंट का ड्यूटी ये था कि वो होमवर्क करे अच्छे से, टीचर का रिस्पेक्ट करे, और राइट ये था कि इन रिटर्न टीचर उनको अच्छे से पढ़ाए, उसको स्टूडेंट को राइट एजुकेशन दे, और अगर उसने ये फॉलो नहीं किया तो टीचर, हाँ, उसका ड्यूटी अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है अच्छे से, तो मे बी
मतलब टीचर को वो हैम्पर करेगा इस तरह से कि टीचर उसको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगा। हाँ, और होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो अब मोनल तुम्हारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी होमवर्क दिया जाए तुम तो करोगे ही, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर हो गया, दिस इज नोन एज डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। ऐसे लिखे होगे छोटे छोटे एग्जांपल, तो इससे ही सब कुछ हो जाएगा क्लियर। लास्ट में कोट कर दो गांधी को, दैट्स ऑल। और ये ऐसे में तुम लिख सकते हो ना बच्चों, करप्शन पे ऐसा लिख सकते हो ना इसको। करप्शन तो क्या टॉपिक ही अपन पढ़ेंगे करप्शन पे, तो आराम से लिख सकते हो कि हमको ड्यूटी फॉलो करनी है। वहां पर तो इथिकली दिखना है ना, चाहे तुम्हारा एंड कुछ भी हो, पर वहां तो इथिकली दिखना है एग्जाम में। दैट इज नोन एज व्हाट डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, राइट? तो अब देखते हैं, अब स्टेट और अब देखो, अब पॉलिटी के अंदर जाते हैं थोड़ा सा ना, पॉलिटी के अंदर जाते हैं। स्टेट और सिटीजन्स के बारे में बात करते हैं, स्टेट वर्सेस सिटीजन। क्योंकि कभी एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है, पब्लिक एड वाले, या फिर इसके अंदर भी ये है, इसके अंदर भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट? एथिक्स के अंदर, राइट? ऐसे में कैसे लिखना है? तो देखो, स्टेट क्या है, स्टेट का ड्यूटी क्या है? इसका ड्यूटी है टू प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक राइट्स, सोशो इकोनॉमिक राइट्स एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स टू सिटीजन, सिटीजन्स को अधिकार दे, ठीक है? प्लस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन। ये स्टेट का क्या है? स्टेट का ड्यूटी है। और स्टेट का अधिकार क्या है, राइट्स क्या है? अधिकार क्या है कि आप उस स्टेट की तरफ ऑब्लिगेशन दिखाएं, स्टेट की तरफ आप एलिगेशंस दिखाएं, ठीक है? स्टेट की तरफ आप क्या करें? रेस्पेक्ट दिखाएं, स्टेट को ओबे करें, ओबीडियंस। स्टेट ने कोई कानून करा तो उसको माने, अगर वो कानून सही है तो माने उसको। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप स्टेट के अगेंस्ट में, स्टेट आपके वेलफेयर के लिए सोशो इकोनॉमिक राइट दे रहा है, और आपका क्या है? आपका ड्यूटी क्या बनता है? स्टेट का ड्यूटी बनता है आपका ओबीडियंस प्रोवाइड करें स्टेट को रेस्पेक्ट प्रोवाइड करें, स्टेट को ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड करें। और आपके राइट क्या है? आपके राइट है कि आपको सोशो इकोनॉमिक राइट मिलना चाहिए, आपको अधिकार मिलने चाहिए, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स, यही आपके राइट्स हैं। तो अगर आप मान लो कि गवर्नमेंट को ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि सब मास्क लगाओ, तुमने बोला वी आर नॉट ओबिंग द गवर्नमेंट, और क्या हुआ? और तुम्हें क्या हो गया? कोरोना हो गया। मतलब तुम्हें नहीं, किसी और को हो गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? किसी को कोरोना हो गया, राइट? मास्क नहीं लगाया, ओबीडियंस नहीं करा, और फिर क्या हुआ? फिर अब तुम्हारे सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। अब तुम्हें क्या है? अब तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी दिखी, तुम जा रहे हो, दिल्ली के अंदर जैसे हालत है, बेड ही नहीं मिल रहा है, फिर तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो। गवर्नमेंट कह रही है, और दिल्ली में देखो अभी गवर्नमेंट ने 2000 रुपये कर दिया है फाइन मास्क नहीं लगाने पे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, हमको जेल में डाल दो, हम मास्क नहीं लगाएंगे। क्या चला रखा है तुमने? मास्क लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो, ये जिंदगी है क्या बस? इतने दिन से लॉकडाउन, फिर मास्क लगा लो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नहीं लगा रहे हम मास्क, कुछ नहीं होता, कोरोना होगा, इस तरह से बोलने लग गए लोग। उससे क्या होगा? उससे क्या है? सिस्टम ही बिगड़ेगा। फिर गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड यू सोशल इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। जैसे तुमने क्या करा, तुमने बिल्कुल मान लो नक्सलाइट जैसे मूवमेंट है, या फिर नक्सलाइट मूवमेंट वो वाला जो कि गुड कॉज के लिए नहीं है, ठीक है, कि भटक चुका नक्सलाइट मूवमेंट है, अब वो स्टेट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो हाउ स्टेट कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देम? फिर तो स्टेट क्या होगा? स्टेट हो सकता है एनकाउंटर भी कर दे। तो इफ सिटीजंस आर नॉट फॉलोइंग देयर ड्यूटीज, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी आप फॉलो नहीं कर रहे, आप नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, राइट? राइट? तो ये सब चीजें आप इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप ये समझेंगे कि स्टेट और सिटीजन के बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये भी राइट्स और ड्यूटीज के ऊपर है। एवरीथिंग इज राइट्स एंड ड्यूटीज। पॉलिटी के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट उठा लीजिए, इट कम्स विद राइडर्स। हर फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर भी राइडर है, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, कोई भी उठाइए आप 19 के अंदर कोई भी आर्टिकल उठाइए, सबके अंदर राइडर्स है।
राइडर्स क्या है, तुम्हारी ड्यूटी है बच्चों। राइडर्स इज एज ए सिटीजन यू हैव टू फॉलो दैट ड्यूटी, कि तुम उतना ही बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, पर ऐसे नहीं कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाओ, या फिर तुम इस तरह का कुछ बोल दो कि तुम्हारे फ्रेंडली रिलेशन विद सम कंट्री बिगड़ जाए, या फिर तुम्हारी कंट्री के अंदर डिसऑर्डर मेंटेन हो जाने लग जाए, भड़क जाए दुनिया, ठीक है, या फिर तुम कंटेम्प्ट कर रहे हो कोर्ट का, कुछ भी बोले जा रहे हो, कोर्ट का कंटेम्प्ट करे जा रहे हो, या फिर तुम किसी को डिफेम कर रहे हो कि बोलने का अधिकार है, किसी को जाके तुमने अब्यूज कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड। विथ फ्रीडम कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा होता है ना, फ्रीडम के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो फ्रीडम तभी, नहीं तो तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली नहीं करोगे तो फ्रीडम को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे ना। तुम बोल दिया कुछ भी, तुमको जाके जेल में डाल दिया, कहाँ गया तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे तुमको ये समझना पड़ेगा, और तुम्हें एग्जाम के अंदर इस पे फोकस करना है, जहाँ पे भी तुम्हें, अब देखो जहाँ पे तुम्हारा इथिकल डिलेमा आएगा, ड्यूटी और राइट्स के बीच में क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई ड्यूटी को हम फॉलो करेंगे तो राइट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। गांधी जी बोल कर गए हैं, और ये बिल्कुल ध्यान रखना, महात्मा गांधी को हर एक को फॉलो करना है। ही इज द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, और फादर के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, घर में भी नहीं बोल सकते, तो नेशन के फादर है तो उनके तले बिल्कुल नहीं बोलना, उनको ही फॉलो करके हमको पूरा एथिक्स का पेपर, एथिक्स के अंदर गांधी बहुत ज्यादा आने लगे थे स्टूडेंट्स को। हम तो खेल मल्टीपल डायमेंशन में इतना पढ़ लेंगे गांधी को कि सब अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं हमको। मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर हमको चीजें पढ़नी पड़ेगी, ऐसे जैसे मैंने आज आपको प्लेटो पढ़ाऊंगा, तो प्लेटो जो है वो ऐसा नहीं कि फिर वहीं पे रुक जाएंगे, और भी प्लेटो ने बहुत कुछ बोला है, वो सब चीजें आते रहेंगी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, सिटीजंस आर एंजॉय देयर राइट टू फुलेस्ट व्हेन दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी फुली, ठीक है, जब अपनी ड्यूटी को फुली परफॉर्म कर रहे हैं, देन ओनली दे कैन एंजॉय देयर राइट फुलेस्ट, अदरवाइज देयर राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस, अदरवाइज उनके राइट्स क्या होंगे, मीनिंगलेस बन जाएंगे, राइट, मीनिंगलेस हो जाएंगे उसके राइट, उनके राइट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर वो ड्यूटी फॉलो नहीं करेंगे तो राइट्स कहाँ से आएंगे उनके पास, ठीक है। इसी तरह से स्टेट एंड सिटीजन के बीच में मैंने आपको डिबेट बता दिया, तो राइट ऑफ स्टेट इज टू गेट एलिजेंस, ठीक है, और व्हाट ओबीडियंस एंड फ्रॉम द सिटीजंस, बट ड्यूटी ऑफ सिटीजन क्या है, इज टू शो द एलिजेंस एंड टुवर्ड्स द स्टेट, ड्यूटी सिटीजंस की है। अगर सिटीजन अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करेंगे तो स्टेट उनको प्रोटेक्ट कैसे करेगी, स्टेट उनको सोशो इकोनॉमिक राइट कैसे प्रोवाइड करेगी, तो राइट ऑफ स्टेट विल बिकम द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन विल बिकम द, और ड्यूटी ऑफ स्टेट विल बिकम द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। That is so simple. इस तरह से आपको मिक्स करके इस तरह से बताना पड़ेगा, राइट। So duty of state is to provide the security and protection and various rights like civil rights, socio-economic rights and political rights, which finally become the rights of the citizens. So duty of state जो है, that is what? That is the rights of the citizen. ये लो, पॉलिटी में कहीं आ जाए इसको यूज कर लेना, इथिक्स के अंदर कहीं आ जाए यूज कर लेना, ठीक है, आपके ऐसे के अंदर आ जाए यूज कर लेना। डिओन्टोलॉजिकल इथिक्स नाम लिखते ना, बड़ा भारी वर्ड लगेगा, सबको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हो। शक्ति समझ में आ रहा है, शक्ति पांडे? यस सर, आ रहा है समझ में, ठीक है। आमिर आपको आ रहा है? आमिर पाल्डेन, लॉजी में ये हम कह सकते हैं कि, हाँ आमिर बोलेंगे पहले, आमिर बोलिए। हाँ बिल्कुल सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा हाँ, अब कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? मैं सर शक्ति पूछ रहा था। हाँ शक्ति बोलिए। सर डिओन्टोलॉजी में ये कह सकते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हाँ निष्काम कर्म हो सकता है, कर्म करो, अभी पढ़ेंगे वो निष्काम कर्म वाली टर्म पढ़ेंगे। गांधीयन ethic is one of the part of this one, निष्काम कर्म is another part of this, वो अभी हम पढ़ेंगे आने वाले में। तो बच्चों ये आपको, ये देखो अब आपको भी ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये तो बहुत इजी चीज है, ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि हाउ टू यूज दिस पेपर इन वेरियस सब्जेक्ट्स, और हम तो इसके अंदर इतना पढ़ लेंगे कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो कवर अप हो जाएंगे, राइट। ठीक है, ये हम इसके अंदर चलिए। इफ स्टेट इज फेल टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल, अगर स्टेट मान लीजिए इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए फेल हो जाता है, एंड प्रमोट इंडिविजुअल वेलफेयर, इट विल फेल टू कमांड इट्स ओबीडियंस, ठीक है। स्टेट प्रोटेक्ट करने के लिए फेल हो जाता है और इंडिविजुअल को वेलफेयर करने के लिए फेल, तो उस स्टेट की कौन इज्जत करेगा? स्टेट का राइट हैम्पर हो जाएगा। इफ स्टेट इज नॉट फॉलोइंग इट्स ड्यूटी, ये स्टेट नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और पाकिस्तान से भी नहीं लड़ पा रहे,
तो स्टेट की इज्जत रहेगी अपने हाथों में? नहीं रहेगी, हम ओबीडियंस ही करना छोड़ देंगे उसका। अगर स्टेट हमको राइट ही नहीं दे रहा, बेसिक राइट भी हमको नहीं दे रहा, तो व्हाई वी विल पे द टैक्स? हम क्यों टैक्स पे करेंगे? हम टैक्स के फ्री राइडर बन जाएंगे। वी विल नॉट पे द टैक्स, बट क्योंकि स्टेट जो है सारा करप्शन में लगा दे रहा है पैसा। In that case, what will happen if state fail to protect us? Then we will not obey the state. तो स्टेट का राइट हैम्पर होगा अगर वो अपनी ड्यूटी सही से फॉलो नहीं करते। And on the other hand, if individual do not act according to its obligations, he will cause failure to the state. उसके कारण क्या होगा? वो स्टेट के, अगर मान लो मैं स्टेट के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता हूँ और स्टेट को क्रिटिसाइज करता हूँ, एक मूवमेंट बना देता हूँ, तो स्टेट तुमको कहाँ से सोशो इकोनॉमिक राइट देगी? कहाँ से सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स देगी? स्टेट खुद को बचाने में लग जाएगी। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देख रहे हैं, एसएसआर केस में क्या है, सब स्टेट के अगेंस्ट होंगे, तो अब स्टेट कोरोना वायरस से कैसे लड़ेगी? ठीक है, हम मतलब उसको ऐसे मत लेना, एज ए डिबेट मत लेना, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऑब्वियसली राइट ऑफ जो वो वाला एसएसआर है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सुशांत सिंह राजपूत है ना, जिनको भी नहीं पता। पर द थिंग इज दैट कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इस तरह से होगा तो स्टेट आपको फिर सोशल इकोनॉमिक, अगर आप ऑब्लिगेशन करना बंद कर देंगे स्टेट की, तो स्टेट विल नॉट प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक। दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? चलिए, इफ एवरीवन सिंपली इंसिस्ट ऑन द राइट, अगर सब राइट्स के ऊपर आ जाए कि मेरे को अपना अधिकार चाहिए, मैं ड्यूटी को फॉलो नहीं करूंगा, तो कोई भी ड्यूटी को फॉलो नहीं करेगा, आपको सिर्फ क्या आ रहा है? अधिकार आ रहे हैं। Avinash Pradhan is saying, sir, can you explain how farmer rights are being hampered by the farmer bills now on the context? ठीक है, थोड़ा सा है ना, अपन इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये तो अपन ने इंडियन एक्सप्रेस में कितनी बार डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी वो फिर बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से बात चल लेंगे। अभी हम एक फ्लो में अविनाश है, तो हम कर लेंगे, बिल्कुल उसको करेंगे, बर्निंग इश्यूज भी ले लेंगे, और मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ा दूंगा फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। जो भी एथिक्स बैच ज्वाइन कर रहे हैं ना, उन बच्चों को करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन, आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई विल डू दैट आल्सो, राइट? अभी हमको एथिक्स के ऊपर फोकस रख दो, राइट? इफ एवरीवन सिंपली इंसिस्ट ऑन द राइट्स एंड इग्नोर्स हिज ड्यूटीज, देन देयर विल बी अटर कंफ्यूजन और केओस इन द सोसाइटी। अगर मैं कहूं मैं अपने अधिकार तो फॉलो करूंगा, पर मैं ड्यूटी फॉलो नहीं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले जाऊंगा, अब मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है कि इस पड़ोसी देश से हमारा रिलेशन बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, तो केओस हो जाएगा सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर देखा था, लिबर्टी का प्रिंसिपल एब्सोल्यूट टर्म में फॉलो करने लग गए वो, और क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैकोबियन क्लब्स बन गए, ये सब बन गए। तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? केओस हो गया सोसाइटी के अंदर। और वो केओस रहेगा सोसाइटी में अगर सब अपनी राइट के बारे में बात करेंगे और क्या करेंगे? ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। केओस विल बी देयर इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर केओस होगा। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जब तक नहीं समझ में आएगा तो आपको दिक्कत आएगी एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपके बीच में कंफ्लिक्ट आएगा। अब देखो, ये नॉर्मेटिव एथिक्स कैसे है ये अपन समझते हैं। आपके पास राइट आप ले रहे हैं और ड्यूटी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिलेमा है। या ड्यूटी फॉलो करते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना। अधिकार तुम्हें सारे चाहिए, प्रिविलेजेस तुम्हें सारे चाहिए, पर तुम ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे। तो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के अंदर बोलेगा कुछ भी कंडीशन हो जाए, कोई भी, अनकंडीशनली यू हैव टू फॉलो योर ड्यूटी। अनकंडीशनली तुम्हें अपनी ड्यूटी को फॉलो करना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, यू डू नॉट हैव एनी चॉइस इन डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। अगर तुम्हारे, अब देखो, अब आते हैं हम अपने केस स्टडीज के अंदर कैसे पूछते हैं। अगर तुम्हारे गन पॉइंट पे कोई रख देगा ना, तो भी तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है। मार दे भाई फैमिली को, गांधी बोल के गए, तो वो तुमको फंसाएंगे, बहुत ज्यादा सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट करेंगे। अभी मैं भी आपको थोड़ा सा पॉइंट्स दूंगा इसके अंदर, इसके बाद आप केस स्टडीज को समझने लग जाएंगे, मतलब कि क्या हमको लिखना चाहिए, पर पूरा तो नहीं समझेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, मिर्च मसाला और भी डालना होगा तुमको। ठीक है, बहुत सारे फिलोसफर्स और ये सब जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, राइट? तो देखिए, इन दिस सिचुएशन नो वन कैन एंजॉय हिज राइट, कोई राइट नहीं हो जाएगा, और सब क्या हो जाएगा? सब केओस के अंदर हो जाएगा, सब केओस हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट से कहूंगा कि यार तुम मेरे को राइट देते रहो, मैं तुमको ओबीडियंस फॉलो नहीं करूंगा तुम्हारी, ठीक है, आई एम ए फ्री इंडिविजुअल,
आई विल नॉट पे यू द टैक्स, व्हाई शुड आई पे यू द टैक्स? तुम्हारा काम है, तुम दो पैसा, तुम मेरे को पानी दो, तुम मेरे को बिजली दो, तुम मेरे को सब कुछ दो, पर मैं तुमको टैक्स पे नहीं करूंगा। कैसे देगा स्टेट? यूज हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो हमारे राइट से कुछ अधिकार है हमारे, ठीक है, पर उन अधिकार के साथ हमारे साथ क्या लगा हुआ, ड्यूटी भी लगी हुई है। अगर तुम अधिकार की तरफ जाओगे और ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे, देन देयर विल बी अल्टीमेट केओस इन द सिस्टम। समझो इस बात को, है ना, क्योंकि हम इस बात को समझते नहीं है। घर में भी देखेंगे हम तो हमें अधिकार सारे चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी से लेके मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप से लेके सब अधिकार चाहिए हमें, पर ड्यूटी हम फॉलो नहीं करना चाहते। घर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम फॉलो नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम। तो जब तक तुम ड्यूटी फॉलो नहीं करोगे रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तुम्हारा अधिक। आई होप इनफ डिस्कशन ऑन दिस वन, राइट। अब हम आते हैं इसके ऊपर, जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने बोला निष्काम कर्म, जैसे शक्ति ने बोला था सर निष्काम कर्म क्या हो। निष्काम कर्म देखो, अर्जुन के लिए, अर्जुन के रेस्पेक्ट में गीता में कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। जब अर्जुन मान ही नहीं रहे तो उसको फिर उनको ऐसे समझाने की कोशिश करी कि देखो निष्काम कर्म करो। तुम्हारा कर्म क्या है अर्जुन? तो बोला फाइट करना, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का हूं मैं, आई शुड फाइट, तो करो। बोले सर रिजल्ट, रिजल्ट की चिंता मत करो, द्रोण मर जाएंगे, आचार्य द्रोण मर जाएंगे हमारे, ठीक है, भीष्म पिता मर जाएंगे, रिजल्ट की चिंता करो थोड़ा। डू योर ड्यूटी, फॉलो योर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स। अर्जुन बहुत छोटा सोच रहा है इस वक्त, समझ में आ रहा है? अर्जुन बहुत छोटा सोच रहा है कि अगर मैं आत्म पितामह को मार दूंगा, भीष्म पितामह, अरे भीष्म पितामह मरेंगे नहीं तो फिर दुर्योधन का हारेगा कैसे, धर्म की कैसे विजय होगी? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो निष्काम कर्म करते जाओ। अब आपका कर्म क्या है ये कौन बताएगा? अब कर्ण ये बोलेगा मेरा कर्म है फ्रेंडशिप निभाना, मैं कर रहा हूँ अपना निष्काम कर्म बिना कुछ सोचे। मेरे को ऑफर हुआ था कि भाई तुम सबसे बड़े पांडव हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडु पुत्र ज्येष्ठ, और तुम यू शुड गो फॉर दैट वन, ठीक है। आप गद्दी पे बैठिए, कृष्ण इज सेइंग लाइक दैट कि मेरे को बोलो यार मैं ऐसा आदमी हूँ। हाँ, ऋषभ जैसे बोल रहे हैं हमको पढ़ना चाहिए मन लगाकर, मार्क्स की चिंता छोड़ देनी चाहिए, हाँ ये आपको समझा रहा है वैसे तो गांधी विल से लाइक दैट। तो कर्ण अगर ऐसे बोलेंगे कि देखो भाई तुमको ज्येष्ठ पुत्र बना देंगे और ये कर देंगे, कृष्ण ने ऑफर दिया था, कृष्ण वाज सो मेंटलिस्ट, हाँ दिमाग साइकोलॉजिस्ट अगर अपन बोल सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े जो साइकोलॉजिस्ट है वो कौन है? कृष्ण ही है। हर किसी को मैनिपुलेट कर देंगे। तभी तो दुर्योधन उनको बोलता था ये मायावी है, मायावी ग्वाला, ऐसे बोल देते थे, ठीक है। तो निष्काम कर्म का मतलब क्या है बच्चों? डू योर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्रूट्स, दैट इज डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स आल्सो। दिस इज द एग्जांपल यू हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन। ये सब आपको एग्जामिनेशन में लिखना है बच्चों, जो भी स्लाइड में दिख रहा है वो एग्जामिनेशन में लिखना है, पर एग्जामिनेशन में रटकर कुछ नहीं लिखना है, समझकर सब कुछ लिखना है। समझकर रट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो देखो आपको एथिक्स की डेफिनेशन, मोरल की डेफिनेशन, वैल्यूज की डेफिनेशन ये तो आपको रटनी पड़ेंगी बच्चों, पर आप समझ के रटोगे तो आपको अच्छे से याद होगी। बाकी फिर आप कहानी बना सकते हैं, आपको बस ये याद रखना है डॉक्टर और पेशेंट का एग्जाम्पल लिखना है उधर, राइट्स और ड्यूटीज के बीच में कभी कंफ्लिक्ट आ जाएगा तो गांधी को लेकर आना है, निष्काम कर्म को लेकर आना है, बस हो जाएगा पेपर सॉल्व। इतना ही तो पेपर है ये बहुत प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और किसी भी केस स्टडी में देखना, आप पीछे की केस स्टडी उठा के देखो, हम तो कैसे कराएंगे आपको, इतनी केस स्टडी करा देंगे कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं पड़े। बट अगर आप अभी भी देखना चाहो तो आपको दिख जाएंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर गांधी को कैसे यूज करना है, अब आपको दिखना लग जाएगा, ठीक है। तो निष्काम कर्म, आई होप निष्काम कर्म इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। ऐसा ही एक ये पर्सन है इमैनुअल कांट, ठीक है। इमैनुअल कांट जो भी फिलोसफी के स्टूडेंट है इनको हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। इमैनुअल कांट आपका टॉपिक है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, और फिलोसफी स्टूडेंट भी बैठे हैं उनको बता रहे हैं। इमैनुअल कांट बोलते हैं देयर आर सर्टेन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का मतलब क्या है? कैटेगोरिकल मतलब अनकंडीशनल, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स मतलब ड्यूटीज, देयर आर सर्टेन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स दैट यू हैव टू फॉलो, जो आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। अब इसके पीछे है ना एक फिलोसफी है, एक दर्शन है इसके पीछे, कैसे वो बोलते हैं, किस तरह से वो इस चीज को बोलते हैं। ऐसे कोई फिलोसफर खड़ा होकर ऐसे नहीं बोल देता कि दे आर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स दैट यू हैव टू फॉलो, उसके पीछे उसको बताना पड़ता है कि भाई देखो ये सब चीजें हैं, इसके रेफरेंस में मैं बोल रहा था, पूरा उसको मेटाफिजिकली समझाना होगा। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम कांट को पढ़ेंगे, इमैनुअल कांट हम अलग से पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है।
हम जब भी फिलोसफर्स पढ़ेंगे तो इमैनुअल कांट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं बिकॉज ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देगा तुम्हें। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स आर सर्टेन अनकंडीशनल ड्यूटीज दैट यू हैव टू फॉलो, ऐसा इमैनुअल कांट कह के आए, कह के गए थे। क्यों कह के गए थे ये हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत बड़े फिलोसफर है। जैसे जेस मिल पे क्वेश्चन आ गया था, जेस मिल ऊपर ऊपर से बढ़ के गए, वो सब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जेस मिल हमारी फिलोसफी के अंदर, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी में बच्चों तुम्हारा एक टॉपिक है जेस मिल, ठीक है। तो उसको तो हम वहां तो देख लें, पर इन बच्चों को भी जो भी जिसका फिलोसफी ऑप्शनल नहीं है ना, क्योंकि ये देखो ये फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल और साइकोलॉजी, इससे मिलकर बनाएंगे पेपर। और पीएसआईआर में पढ़ाता हूँ, ये फिलोसफी में पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी मैंने पढ़ा हुआ है, पढ़ाता न्यूज पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मेरे को पता है कि इस पेपर का ओरिजिन कहाँ से करना और एंड कहाँ से करना है, सारा मेरे को इसका बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव और कहाँ पर किसको कितना यूज करना है, ये सब चीजें, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर तो बहुत डीप में जाते हैं। अभी मैं इसको आपको इमैनुअल कांट पढ़ाने लग जाऊं तो आपको पूरा क्लियर तो हो जाएगा, पर आपका रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो हम इसको वैसे देखेंगे जितना आपके इथिक्स के पेपर में रिक्वायर्ड है। गांधी के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफीज हैं, ठीक है, बट उनको नहीं पढ़ाना है क्योंकि वो काम के नहीं है, ठीक है। तो उतना ही पढ़ाएंगे जितना काम का है आपको, ठीक है। नहीं तो अगर हम वैसे पढ़ाने लग जाएं, ऑप्शनल के रेस्पेक्ट में पढ़ाने लग जाएं, तो ये कभी खत्म ही नहीं होना, अनंत काल तक चलता रहे, ठीक है। तो हियर द वर्च्यू जो हमारा पहला था, देखो नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर हमको बहुत सारे पढ़ने हैं। एक नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर अपने डिओंटोलॉजिकल इथिक्स पढ़ लिया है। सेकंड इज योर वर्च्यू इथिक्स, वर्च्यू इथिक्स पढ़ना है। और तीसरा है कॉन्सिक्वेंशनल इथिक्स। तो व्हाट इज वर्च्यू इथिक्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम अब पढ़ेंगे कि वर्च्यू इथिक्स क्या होता है। बट बिफोर दैट एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आ सकते हैं। और यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, क्योंकि काफी टाइम से कुछ बोले नहीं, तो आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्कस इट। Anybody has any type of thought? Monal, yes, please. सर Yes. सर मुझे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि एथिकल डिलेमा में अगर हम है तो हम ऐसा डिसीजन लेंगे कि थोड़ा मतलब जिससे लीस्ट मतलब आई कांट फ्रेम द क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ, मैं समझ गया। बैलेंस हो जाए। देखिए केस स्टडी जो है ना, उसका आंसर जो होगा ना, हाँ मार्क पर लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, either it will be the black or the white in some cases. हाँ तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इकोनॉमिक्स में जैसे हम वो टर्म यूज करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसका और इसका कैसे रिलेट करेंगे हम एथिकल डिलेमा का फाइनल डिसीजन जो अगर हमारा होगा कि हमारा लीस्ट नुकसान होना चाहिए, वो वाला डिसीजन हम लेंगे एथिकल डिलेमा में अगर है। और इकोनॉमिक्स का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो टर्म है उसका मीनिंग और ये सेम होगा क्या? देखिए मैं बता देता हूँ। अभी अपन है ना केस स्टडीज के बारे में अभी अपन समझ नहीं पाएंगे, बट केस स्टडी डिपेंड्स अपॉन व्हाट केस दे आर प्रेजेंटिंग टू यू। अगर उस केस में, जैसे मान लीजिए एक केस स्टडी ऐसी आई थी एग्जामिनेशन के अंदर कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, अपन जस्ट एक डिस्कशन ले रहे हैं, हम केस स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉइंट समझाने के लिए, मोनल का जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए हो रहा है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं एंड दैट इज केमिकल कंपनी, ठीक है, कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी। और उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन कर रही है वो। आप देखते हैं कि वो जहाँ पर रेजिडेंस है, जहाँ पर लोग पानी पीते हैं, वहां पर अपने केमिकल्स छोड़ रही है। और आप एक दिन ऐसे जा रहे थे गांव के अंदर, ठीक है, तो आपने देखा कि वहां की गांव के लोगों में एक अजीब तरह की बीमारी है। ये आपकी केस स्टडी आई हुई है बेसिकली, एक अजीब तरह की बीमारी है सबका। फिर आपने थोड़ा सा उसको रिसर्च करा तो आपको पता चला अरे ये तो इस पानी के कारण हो रही है, क्योंकि वेस्ट का हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट का फ्लो कर रहे हैं। अब तुम्हें है कि अब तुम क्या करो, जॉब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा 1-2 बार हो चुका था कंपनी के अंदर कि लोगों ने ऐसे बोला था, तो आपने अपने फ्रेंड को बताया यार देख मैं गई थी, मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, तो उसके फ्रेंड ने बोला अरे भाई बिल्कुल मत बोल देना सर, जॉब से निकाल देंगे। और ये कंपनी का आदमी है ना, बहुत बड़ा आदमी है, एडमिनिस्ट्रेशन तक इसकी फौज है, जॉब से निकाल देंगे तुम्हें। और मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहां पे वो लड़की थी, लड़की इसलिए लेते हैं एग्जाम्पल जिससे कि और ज्यादा सेंटिमेंट्स आए। वो लड़की वॉज ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली,
फैमिली की ब्रेड अर्नर थी अकेली, वो जॉब छोड़ ही नहीं सकती, छोड़ेगी उसकी मम्मी मर जाएगी बिकॉज उसकी मम्मी बीमार भी है, ये और एथिकल डिलेमा डाल दिया। बट अगर वो लोगों की तरफ देख रही है तो उससे रहा भी नहीं जा रहा, बिकॉज शी इज ऑनेस्ट ऑल्सो, शी इज अल्ट्रुइस्टिक। मोरल्स वर्सेस बिहेवियर, गिल्ट, आपको ये टर्म्स लिखने पड़ेंगे एग्जाम में कि जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि स्टडी से क्या समझे, तो वही दैट लेडी इज वेरी ऑनेस्ट and as per her behavior, as per his morals, he should behave like that, but she is not, she cannot behave like that, so a guilt is there. So अगर वो गिल्ट में रहेगी तो one day or another what will happen कि he will, उसको लीव तो करना ही है जॉब, वो छोड़ ही देगी जॉब को, उससे काम ही नहीं होगा इससे, क्योंकि इसमें लिखा था यू आर अटर मोस्ट ऑनेस्ट, मतलब तुम्हारा ऑनेस्ट, तुम्हारी मोरालिटी। तो क्या करना चाहिए अब इस केस के अंदर मोरल, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मध्यम मार्ग अपना सकते हैं कि हम अनोनिमस बनकर एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर्स लिखें, ठीक है, या फिर हम किसी एनजीओ को बता दें, हमारे पास देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, या फिर हम क्या करें, हम किसी एनजीओ को लिख कर दे दिया, हम प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दें, मेल कर दे, कोई फेसबुक का अकाउंट बनाकर अपन उसको टैग कर दे सबको और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, या एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिख दे कि हमें पता है तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, अब अगर तुम नहीं सुधरे ना तो आई एम ए वेरी बिग एक्टिविस्ट और मैं तुम्हारा सबके सामने न्यूज चैनल के सामने बोल दूंगा, ऐसे डरा दो। इस केस में हो सकता है कि वो मान जाए, बट अगर नहीं मानता है तो तुम्हें बिल्कुल फोर फ्रंट पे आ जाना है, फिर तुमको अपनी मम्मी की नहीं सोचनी है, ऐसे अपन को किस स्टडी के अंदर करना होता है। फिर तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मम्मी बीमार है, ये है, घर में आया हूं द ओनली ब्रेड अर्नर, नहीं, फाइनली डिसीजन तो तुम्हें वही लेना है, मतलब होना तो वही है। अगर पर तुम क्या कर रहे हो, ऑप्शंस बता रहे हो कि देखो हम प्रैक्टिकली ऐसे से चलेंगे, बट एट दैट टाइम फिर मैं बिल्कुल खुला विरोध कर दूंगा, तो चाहे मेरे को कुछ भी हो, क्योंकि आपने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए। अगर आप ऑप्शन ट्राई नहीं करते ये सब चीजें, तो आप यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आपने सोशल मीडिया की पावर भी बता दी, आपने कहा कि मीडिया के अंदर मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे लिखना होगा कि, तो उसको हम बताएंगे, ठीक है, हम वहां तक बात पहुंचाएंगे। हम हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता हो, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो, पर स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, ठीक है, अनोनिमस लेटर्स लिखेंगे, ये सब चीजें लिखेंगे, फिर जाकर फिर हमको हो सकता है कि सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं मिलता है तो फिर हम विरोध कर देंगे उसको, हम खुद टीवी चैनल्स में चल जाएंगे, हम खुद भी, पर मरने नहीं देंगे भाई उन लोगों को, फिर चाहे हमारे साथ कुछ हो, फिर जॉब लॉस हो, फिर कुछ भी हो, वी विल नॉट टेक केयर। इसका मतलब सर, हेलो सर, इसका मतलब पहले ही एंड नहीं, अगर कोई केस स्टडी आएगी तो उसको पहले ही एंड नहीं लिखना है, पहले उसको प्रोसीजर के हिसाब से। I mean, it depends upon the situation. जो भी जैसे भी सिचुएशन होगी, मगर मैं बोल रहा हूँ जैसे भी केस स्टडी होगी उसको पहले प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ेगा। एट द एंड जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, then you have to go for the end. Because they are asking, the first question is this, like this, what option do you have? क्या क्या ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो तुमको सारा ऊपर से लेकर जीरो से लेकर लास्ट तक होता है। और एक ऑप्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऑप्शन में आपको ये भी लिखना होता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को अपनी जॉब पसंद है, बट ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, फिर आपको उस ऑप्शन को इस तरह से नेगेट करना होता है। व्हाट ऑप्शन डू यू हैव, ये पूछते हैं उससे। और सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आप किसको ऑप्ट करेंगे। सारी केस स्टडी के अंदर ये आपको दिख जाएगा। ऑप्शन तो आपको जीरो से स्टार्ट करके एक्सट्रीम तक जाना है, और हर एक की आपको क्या करनी है, मेरिट्स डिमेरिट, और आप कैसा प्रोसीजर फॉलो करोगे, वो सब चीजें। आमिर। बिल्कुल सर, है ना मोनल, हर एक पॉइंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है सर। बिल्कुल, जैसा वो बोलता है क्वेश्चन के अंदर वैसा करना है। बिल्कुल सर। हाँ जी मोनल प्लीज। सर एक्चुअली मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि एथिकल डिलेमा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इकोनॉमिक्स के में कहता है अंदर क्या मतलब होता है, ये होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अपॉर्चुनिटी, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि क्या करें, हम इनको आईएएस ऑफिसर बना दे और ये करें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बट ये हमने क्या करा,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने ये दिखाया कि इसके अंदर हमने जीडीपी बढ़ाने पे ध्यान दिया, और ये हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जीडीपी तो बढ़ गई पर उसकी कॉस्ट है ना, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वाला एग्जांपल जो है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जीडीपी तो बढ़ गई पर किसी कॉस्ट पे बढ़ी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द इकोनॉमिक्स। ओके सर, हाँ ये समझे आप अपॉर्चुनिटी? हाँ ये समझ गया। तो आपने जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी यू आर डेवलपिंग योर इकोनॉमी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So I hope this is clear to Monal, right? Yes sir, yes sir. ना निष्काम कर्म आपको समझ में आएगा, डू योर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये निष्काम कर्म कैटेगोरिकल इंपेरेटिव अपन पढ़े। अब आते हैं अपन दूसरे टाइप के नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर, सेकंड पोर्शन जो होता है डिओन्टोलॉजी हमने पढ़ ली है, अब हम वर्च्यू एथिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। समझ गए ना? देखो मेटा एथिक्स के अंदर अपन ने 4 डायमेंशंस पढ़े थे, मेटा एथिक्स के अंदर 4 डायमेंशन, कोई मेरे को बताएगा 4 डायमेंशन कौन कौन से थे? फातिमा आप बताएंगी 4 डायमेंशन कौन कौन से थे मेटा एथिक्स के अंदर? Yes, sir. Egoism and egoism, yes. Yeah, egoism, altruism, and one more is I forget. Emotions. Last one is reason. Reasons and emotions. Reason याद है तो yeah. ये 4 थे। फिर हमने क्या करा, हम देखो पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक समझो। हमने एथिक्स मोरल पढ़ा, फिर हमने एथिक्स के डायमेंशंस पढ़ने लग गए। अच्छा एथिक्स और मोरल पढ़ा, उसके बाद मोरालिटी और एथिकल वैल्यू ये सब चीजें है ना, सेम ही अपन यूज करेंगे, सेम ही लैंग्वेज के अंदर अपन यूज करेंगे। बस हमको जब माइन्यूट डिफरेंस देखना है तब उसके अंदर देखना है, ठीक है? ठीक है, तो जैसे हरमन ने लिख दिया यहाँ पे रीजन, एल्ट्रुइज्म, इगोइज्म और इमोशंस, ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले हमारा अपना क्या था, अपन एथिक्स और मोरल पढ़ा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? उसके बीच में डिफरेंस समझा, वैल्यूज ये सब चीजें समझी एग्जांपल से। फिर हमने डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पढ़ने लग गए। डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर हमने सबसे पहला पढ़ा मेटा एथिक्स, ठीक है? तो मेटा एथिक्स का मतलब दैट इज बियॉन्ड द एथिक्स। उसमें ये पूछा जाएगा कि भाई तुमको रेस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की, क्यों करनी है रेस्पेक्ट, ठीक है? हमको ट्रूथ बोलना है तो क्यों बोलना है, दैट इज बियॉन्ड द एथिक्स, दैट इज नोन एज मेटा एथिक्स। दिस इज क्लियर, ठीक है? मेटा एथिक्स के बाद जो होता है सेकंड जो होता है, मेटा एथिक्स के अंदर हमें 4 चीजें पढ़ी है, क्योंकि हम ईगो के कारण करने लग जाते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं अल्ट्रुइज्म के कारण बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इमोशंस के अंदर बह के कर देते हैं, कुछ बोलते हैं रीजंस के अंदर बह के करते हैं। अब सबके एग्जांपल आपको अच्छे से याद है, इतने सारे एग्जांपल ले लिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? महाभारत के कैरेक्टर उठा लो, खुद की लाइफ उठा लो, कुछ भी लिखो, पर इसको एग्जांपल्स को मत रटो कम से कम, ठीक है? फिर हम आगे आए, फिर हम आने नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर सबसे पहले हमने एथिकल डिलेमा समझा, और एथिकल डिलेमा के अंदर सबसे पहला हमने समझा ड्यूटी बेस्ड एथिक्स क्या होता है, वो एक आपका सॉल्यूशन हो गया। महात्मा गांधी इज द सॉल्यूशन। जब ये आपके डिलेमा है ना, तो महात्मा गांधी विल बिकम द सॉल्यूशन टू यू। ड्यूटी को हमको रखना है। उस लड़की ने भी लास्ट तक ड्यूटी को फॉलो करा, ड्यूटी करने लग गई, वो लास्ट में नहीं हुआ तो फिर आ गई लड़ाई पे, मैदान में आ गई, तो करना है जो कर ले, पर मैं ये होने नहीं दूंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर समझना है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं वर्च्यू एथिक्स। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्च्यू एथिक्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वर्च्यू एथिक्स क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं, है ना? तो वर्च्यू एथिक्स क्या होता है ये समझो। वर्च्यू मानी क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट वी मीन बाय द वर्च्यू। तो वर्च्यू क्या होती है, क्वालिटी होती है, कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर है उसकी क्वालिटी है, ठीक है? जैसे कोई भी पर्सन है उसकी क्वालिटी है। ए डिस्पोजिशन टू डू व्हाट इज राइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या चीज सही है, ठीक है? और टू परफॉर्म वन ऑफ द मोर यूनिवर्सल ड्यूटीज, बहुत सारी ड्यूटीज को परफॉर्म कैसे किया जाता है, ये आपकी एक क्वालिटी है कि कैसे तुम उस वक्त एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस तरह से राइट या रॉन्ग को आप समझ पा रहे हैं, और किस तरह से आप क्या कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सल ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज वर्च्यू। वर्च्यू इज आल्सो ए हैबिट ऑफ एक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। जैसे कोई किसी की हैबिट हो गई, ऑनेस्टी इज द हैबिट। जैसे अशोक खेमका का नाम सुना होगा आपने, आईएएस ऑफिसर। वो जहां जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्कैम लगा देता है, स्कैम उजागर कर देता है। वो ऑनेस्ट है, इतने ऑनेस्ट है कि उनके पास 40+ उनके ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है? 42 या 47 ट्रांसफर हुआ है अभी उनका आज। तो वो ये है, उनके अंदर वर्च्यू है, दैट इज अ क्वालिटी, उनकी हैबिट हो गई वो, ठीक है? आगे हम इसको समझते हैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ वर्चुअस पर्सन, अब यहाँ पर उस पर्सन के ऊपर आ गया। अब हम कहेंगे अशोक खेमका ने कुछ करा है तो वो सही ही करा होगा,
अशोक खेमका ने किसी को गोली भी मार दी तो वो सही मारी होगी, करप्ट होगा सामने वाला। क्यों? अब हम इसके वर्चू को देख रहे हैं, इस पर्सन के एक्शन को नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, ये समझो। वी आर नॉट कंसिडरिंग एक्शन एट ऑल। हम ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसा होता है ना कभी कभार, ऐसा एक घर में बहुत ही सीधा बच्चा होता है, ठीक है, एक बहुत सीधा बच्चा होता है वो, और एक बहुत ही शैतान बच्चा होता है, अटर शैतान बच्चा, दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो शैतान वाला बोलता है मम्मी इसने मेरे थप्पड़ मारा। मम्मी बोलती है अरे तूने कोई गलती करी हुई तभी मारा है, ये मेरा राजा बेटा समझदार है इसलिए कभी थप्पड़ मार ही नहीं सकता, तूने जरूर कोई गलती करी हुई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, वर्चू जो होता है पर्सन का वो देखा जाता है। वर्चुअस एथिक्स के अंदर क्या होता है, उस वर्चू को देखा जाता है उस पर्सन को। जैसे कृष्ण है, अभी आगे बताते हैं। अवर एक्शंस आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अवर इनर सेल्फ, ये इस तरह से बोलता है कि देखो जो तुम एक्शन करोगे वो जो तुम हो वैसे ही तो करोगे एक्शन, है ना? तुम्हारा इनर सेल्फ जैसे है वैसे ही करोगे। अगर कोई एक अच्छा पर्सन है, जैसे मूवी का हीरो, मूवी का हीरो है, अब मूवी का हीरो कुछ भी करता है ना, चाहे वो क्या करे, कुछ भी करे, तुम उसको क्या करोगे, अप्रिशिएट ही करोगे, यार वर्चुअस पर्सन है। फाइनली तो यही है हीरो। ये किसी को खून भी कर देगा ना, मर्डर, तो भी भाई इसने एथिक्स ही करे, है ना? इसके अंदर इसमें यही, राइट? अब इसको इसके ऊपर हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अंजुम। अंजुम, you want to ask something? Amir, you want to ask something? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Amir, please ask. Sir, you said virtue etymologically meaning is quality or character. Then एक स्लाइड में आपने बताया कि virtuous person is also doing a right work always. ऐसा मान रहे हैं अपन। अभी देखो, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा ये, थोड़ा सा अभी मेरे को बढ़ने दो, फिर अपन देखते हैं। देखिए, वर्च्यू इज ए क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर की क्वालिटी है, और ऐसी क्वालिटी है कि वो हमेशा हर सिचुएशन में सही काम कर रहा है। एक होता है वर्च्यू, एक होता है वाइस। राम और रावण, ऐसे समझो। वर्च्यू का अपोजिट वाइस है, कि ये जब भी करेगा ना ये गलती करेगा, ये जब भी करेगा ये गलती करेगा, ठीक है? तो ये इस तरह से है। अभी हम समझ रहे हैं इसको, धीरे धीरे समझते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, डिस्पोजिशन टू डू व्हाट इज राइट, जो इसके अंदर एक करेक्टर है कि हमेशा करेक्ट सही करेगा, हमेशा जस्टिस से करेगा। जैसे आपने वो सुना होगा कि एक एक कहानी थी, विक्रम विक्रम बेताल वाली, सुनी है आपने? विक्रम बेताल कैरेक्टर को जानते होंगे। तो उसके अंदर स्टार्टिंग ही होता है कि एक सिंहासन पर एक आदमी बैठता है, ठीक है, बच्चा बैठता है, और उस सिंहासन पे जो भी बैठता है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सिंहासन के ऊपर जो भी बैठता है वो बहुत ही एथिकल हो जाता है। जैसे पंच परमेश्वर है, ऐसे समझो कि पंच परमेश्वर है। जब, अच्छा आगे चल के मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अभी इसको अंदर। तो वर्च्यू इज ए क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। अब ये समझो कि वर्च्यू एक क्वालिटी है कैरेक्टर की, और वो ऐसी क्वालिटी है, इस पे सबको भरोसा है कि ये जो करेंगे सही करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी अगर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, डीसीएस लेते हैं वो, ठीक है, तो लोग बाग सोचेंगे भाई आउट ही होगा, उनकी कैरेक्टर को पता है उनको। फिर अगर मान लीजिए आउट नहीं होता तो भी ऐसा लगता है कि भाई आउट ही होगा यार, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी ने लिया डिसीजन। एक बार तो आप मान ही जाते हो आउट है, फिर तो ये महेंद्र सिंह धोनी ऐसे कर दे तो आउट है, ऐसे मान जाता हूँ। उसके वर्च्यू के ऊपर वो बिलीव कर रहा हूँ। फिर डिसीजन आता है नहीं था आउट, तब आपको पता था। अब कोई डिसीजन नहीं देना, और मान लो कंप्यूटर खराब हो जाए उस वक्त, और उस वक्त वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो, तुम अड़ जाओ, अरे भाई महेंद्र सिंह मैंने भी देखा यार आउट था। ये वर्च्यू होगा, इसका मतलब वर्च्यू ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर, महेंद्र सिंह धोनी की क्वालिटी है, ठीक है। वर्च्यू इज आल्सो ए हैबिट ऑफ द एक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर। उसकी हैबिट है, हैबिट हो चुकी है उसकी। आगे देखते हैं इसको, आगे समझेंगे तो आगे समझ में आएगा। अब देखो ये किस इसके ये अजम्पशन किस अजम्पशन पे बेस्ड है, ये अजम्पशन पे ये बेस्ड है, दिस इज द अजम्पशन ऑफ द वर्च्यू एथिक्स। जो भी वर्च्यू एथिक्स को फॉलो करेगा ना, उसका ये अजम्पशन है कि आवर एक्शंस आर मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इनर सेल्फ। जैसे हम है ना वैसे हमारे एक्शंस होंगे। जो सीड होगा ना, अगर मैंगो का डालोगे तो मैंगो ही उगेगा। अब ये सब सोच रहे होंगे, ये फिलोसफी वाले समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। अगर जैसे तुम्हारे होता है ना, जैसे होता है पूत के पैर जो होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं, पालने में दिख जाता है, इसका मतलब क्या है, पहले ही दिख जाता है, पहले पता चल जाता है कि ये पर्सन ऐसा है तो ऐसा ही होगा। जो सीड होगा ना वही क्या होगा, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही उगेगा उसके अंदर से, आम के पेड़ से एप्पल का ट्री नहीं आ सकता। कि ये भी ये सब कुछ फिलोसफी है, इसको सत्कार्यवाद बोलते हैं फिलोसफी के अंदर।
ठीक है, बट हम उस डायमेंशन में नहीं जा रहे हैं। आप तो ये समझो इफ ए पर्सन आर गुड, ये इसका बेसिक अजम्पशन है, अगर एक पर्सन गुड है ऑल योर एक्शंस शैल बी गुड, फिर आपके सारे एक्शंस गुड ही होंगे। कर ही नहीं सकता भाई ऐसा, मतलब मेरा बड़ा वाला लड़का तो ऐसे कर ही नहीं सकता है, छोटे वाले की गलती होगी, ऐसे होता है मुझे। बड़ा जो लड़का होता है घर में वो ज्यादा ही एथिकल होता है, जब भी उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो बड़ा वाला लड़का तो इतना वर्चुअस है, अरे भाई बिल्कुल सीधा है, गाय जैसा आदमी है, ये कैसे लड़ सकता है। इफ यू आर ए बैड पर्सन योर एक्शंस कैन नॉट बी गुड। पर तुम बैड पर्सन, तुम कहो मम्मी मारा उसने मेरे को, तो बेटा तूने कोई गलती करी, तेरे एक्शन तो कभी सही हो गए नहीं। तो ये जो होती है ना, ये अजम्पशन लेकर चलते हैं, दिस इज द अजम्पशन। और यू कैन क्रिटिसाइज इट लाइक एनीथिंग, अभी हम क्रिटिसाइज भी कर देंगे इसको, है ना। हम देखते हैं कुछ फिलोसफर जो है ना वो वर्चू एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं कि भाई इस तरह से इसके अंदर है, ठीक है। हाँ, वर्चू इज ओनली द गुड क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। क्वालिटी गुड है कि उसको पता है आपको कि ये मर्डर कर ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है, ये है इसके अंदर। अब इसको है ना, ये क्रिटिसिज्म भी होगा इसका, ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं है, राइट। हर एक का क्रिटिसिज्म भी है अपना अपने जगह, बट ये कुछ लोग होते हैं वो इसके ऊपर होता है, इट इज अ पर्सन, पर्सन के ऊपर डिपेंड होगा रेदर देन द एक्शन बेस्ड एथिक्स। एक्शन के ऊपर बेस्ड ना होकर पर्सन के ऊपर बेस्ड होगा कि तुम वर्चुअस पर्सन है, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि भाई तुम क्या होगा, तुम तो हमेशा सही रहोगे, ठीक है। वाइस, रावण इज वाइस, वर्चू का अपोजिट होता है वाइस, रावण। उसके लिए एग्जांपल लिया था, किसने पूछा है, जिसने भी पूछा है, ठीक है, प्रियंका मिश्रा। प्रियंका मिश्रा जी आप ये देखिए, वाइस अपन ने लिया था रावण वाला एग्जांपल, ठीक है, उसको वाइस बोलते हैं, उसके अपोजिट, राइट। ये समझो, इट फोकसेस ऑन द इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, पर्सन के इनहेरेंट कैरेक्टर पे होता है, रेदर देन ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म। उसने थप्पड़ मार दिया अपने छोटे भाई के, और उसने मान लो कि गलती उसकी हो बड़े भाई की, पर फिर भी तुम क्या कहोगे, अरे नहीं ये बेटा मेरा नहीं मान सकता। हम बोलो मम्मी हमेशा गलती मेरी नहीं होती, बोले तू चुप ही रह, तू इतना ज्यादा शरारती लड़का है, तूने ही कोई गलती करी हुई, और भाई ने मारा है ना तो सही करा है। ये होता है वर्च्यू एथिक्स, ठीक, जिसमें आप पर्सन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उसके एक्शंस पे बिलीव नहीं कर रहे। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कृष्ण, अगर हम देखें तो कृष्ण ने कितनी चीटिंग करी है भाई, हद चीटिंग करी है कृष्ण ने, कृष्ण ने हद चीटिंग करी है। अगर हम देखें कर्ण नहीं मरता, कर्ण वाज मोर पावरफुल देन अर्जुन, नो डाउट अबाउट दैट। जब इनका पहिया अटक गया था, रथ का पहिया अटक गया था, रूल्स के अगेंस्ट में था कि जब महारथी रथ से नीचे होते हैं तो आपको युद्ध में उनको नहीं मारना होता है। महारथी मतलब जिनका महारथ है, ठीक है, वो अगर रथ के नीचे उतर जाते हैं तो आपको उनके ऐसे मारना नहीं होता, और तुम रथ पे खड़े हो और महारथी रथ के नीचे उतर गए, दैट वाज अगेंस्ट द रूल। उसका पहिया फंस गया, अर्जुन उसको कुछ नहीं, कवच और कुंडल के बावजूद, देने के बावजूद अर्जुन उनको नहीं हरा पा रहे थे, वो अपने पहिए निकालने लगे उसके अंदर से। तो पहिया जब वो निकाल रहे हैं ना बच्चों, तब कृष्ण ने बोला कि किल हिम, तो बोले अरे सर ये तो अगेंस्ट रूल है। बोले कोई रूल नहीं होता, अभिमन्यु को याद करो, और अभिमन्यु तो उसका बेटा था अर्जुन का, खेल गए इमोशन के साथ, साइकोलॉजिकल। पर फिर भी हम कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण मानते हैं ना। अच्छा ये बताएं, जो दूसरा कैरेक्टर है इनका अगर हम देखें तो गुरु द्रोण खत्म कर देते पांडव को, पता नहीं चलता कभी, उन्होंने ही सिखाई थी, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने उनको सिखाया है। इनको भी कैरेक्टर चीटिंग से मारा, ही इज द मैन। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कृष्ण ने करा होगा तो ठीक ही करा होगा। इसके पीछे रीजन भी है ना, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने ठीक ही करा था। दुर्योधन को भी मारने बाद, दुर्योधन जब जा रहा था अपनी माँ के पास, तो उसकी माँ के पास इतनी शक्ति थी, क्योंकि गांधारी जो थी उनके पास पतिव्रता नारी थी वो, है ना। उन्होंने बोला मेरा जो पति है वो अंधा है, तो मैं भी आंखों में पट्टी बांध दूंगी, मैं भी नहीं देखूंगी, इतनी ज्यादा पतिव्रता नारी थी। आज के जमाने में इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज व्हाट पैट्रियार्की, ठीक है, फेमिनिस्ट ऐसे बोलेंगे। पर गांधारी अपने डिवोशन दिखाई उसने पति की तरफ, और उन्होंने क्या करा, आंख पे पट्टी बांध ली, उनको दिखता था फिर भी आंखों पे पट्टी बांध ली, और उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई उस पतिव्रता होने से, ठीक है, इतनी शक्ति आ गई कि जब उनको आंख खोलेंगी ना, तो जब वो देखेंगी पहली बार, तो उनकी देखने में इतनी शक्ति होगी कि सामने वाला जो होगा ना उसका शरीर लोहे का बन जाएगा, सारी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। कृष्ण ने बोला अरे पूरे न्यूड थोड़ा ना जाओगे माँ के सामने अपनी, कुछ पहन कर जाओ, और इसने गमछा पहन लिया,
और जब गया गांधारी ने उतारी पट्टी, गांधारी ने सोचा नहीं आया होगा, और फिर जाकर उसने क्या करा, उसने देखा तो फिर वो उसका वो वाला पोर्शन जो था जहां पर उसने कपड़े लगा रखे थे, वो वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बिकम सॉफ्ट, और सारा पूरा पोर्शन के अंदर पुष्ट बन जाएगा उसका पोर्शन। और फिर आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे जब फाइट हो रही है बिटवीन भीम एंड दुर्योधन, एट दैट टाइम कृष्ण विल से दैट हिट एंड एट दैट पोर्शन ओनली, जांघा पे जो होता है, जांग जो होती है वहां पर अटैक करो। और रूल्स ऑफ मलयुद्ध जब होता है उसकी रूल्स के अंदर ये भी अगेंस्ट में है कि आप शरीर की पीठ के नीचे कभी भी अटैक नहीं करोगे, करा जाता है। आर यू गेटिंग दिस वन? फिर भी हम क्या करें, हाँ, शिव भक्ति थी उसके अंदर और तपस्वी भी थी, प्लस उसकी पतिव्रता वाली कंसेप्ट, ठीक है, तो उन सबसे मिलकर उसके अंदर ऐसी पावर आ गई थी कि जब भी पट्टी उठाओगे ना तो सामने वाला बहुत पावरफुल बन जाएगा। अब माँ के सामने न्यूड जाने में क्या दिक्कत है? तो कृष्ण ने बोला अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोले कि माँ से मिलने जाओ। बोले ऐसे? कृष्ण को तो पता था भाई, कृष्ण बोले बच्चे थोड़ी ना हो, सॉरी, पहन के जाओ। कृष्ण विल से लाइक दैट। यहाँ पे गेम खेल गए। फिर भी हम क्या करते हैं, कृष्ण इतने वर्चुअस थे तो वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। मूवी के अंदर सलमान खान आप देखोगे दबंग मूवी के अंदर क्या करता है, करप्शन करता है खूब, बट ठीक है, फिर क्या करता है, बांट भी देता है। जस्टिस की बात आती है तो दबंग जो है वो जस्टिस पूरा प्रोवाइड करता है सबको। शादी में गया, उसका जो जो अपोनेंट था, जो शादी को हाईजैक कर रहा था, उसको जाके उसकी गर्दन तोड़ कर आ गया। पर ही इज व्हाट, ही इज द हीरो, और यू विल अप्रिशिएट इट, क्योंकि वो कुछ गलत ही नहीं कर सकते, हीरो मूवी का कुछ गलत नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ये? तो कृष्ण जो है, और इसके बीच में अगर हम कृष्ण के बारे में बात करें तो बहुत बातें हैं इसके बारे में, वो सब बकवास है कि ये सही थे कि गलत थे। आप तो ये समझो कंसेप्ट को कि वर्चुअस एथिक्स आप इससे समझाओ, ये हमको इसके अंदर आपको समझाना है। किसी तरह से वर्चुअस एथिक्स का मतलब समझिए कि करेक्टर के ऊपर आ रहे हैं। क्या कृष्ण जो है ना, इसको जैसे भीष्म पितामह कृष्ण को भगवान मान चुके थे, गुरु द्रोण को भी पता था भगवान ही है। दुर्योधन को लगता था यार मायावी है यार ये। दुर्योधन को ऐसा लगता था कि ही इज मायावी। कर्ण को भी पता था ये भगवान ही है। सब इनको भगवान मानते थे उस वक्त, मतलब मेजोरिटी तो नहीं, मतलब जो भी लोग मानते थे उस वक्त, जो भी रेस्पेक्ट करते थे उनको, ठीक है। तो ऐसा चला, ठीक है। तो वर्च्यू एथिक्स नॉट ओनली डील्स विद द राइटियस or wrongness of individual action, it provide guidance as to sort of the characteristics and behavior a good person will seek to achieve. तो virtue ethics में ये भी बताना होता है कि आप क्या क्या चीज करो जिससे कि तुम्हारे अंदर वर्चुअस बनो तुम, और वर्चुअस बनने के बाद क्या करो तुम, क्या करो, वर्चू एथिक्स को आप फॉलो करो, ठीक है। तो ये भी होता है। तो वर्चू एथिक्स इज बेस्ड ऑन द assumption that if a person is good then he will perform action in all condition and circumstances is good। हम गांधी को देखकर अगर कोई कहे कि हमने गांधी को गोली चलाते हुए देखा है, गांधी किल्ड अ मैन, कहोगे भाई हो ही नहीं सकता, भाई छोड़ो तुम, रहने दो। बोले गांधी ने एक अंग्रेज को मार दिया, पता है तुम्हें, गोली चलाते हुए देखा मैं, और मान लो मार भी दे गांधी, कौन भरोसा करेगा? ये वर्चू एथिक्स होता है। वर्चू एथिक्स मान ही नहीं सकते, उनका बेसिक यही चलता है कि कॉज जो है ना, अगर कॉज सही है तो इफेक्ट भी सही होगा, अगर तुम्हारे अंदर वर्चू है तो इफेक्ट भी वर्चुअस ही होगा। दैट इज द बेसिक assumption ऑफ गांधी। That is the basic assumption of, sorry, virtue ethics. So it doesn't depend upon what? It doesn't depend upon the action, कि क्या एक्शन आपने करा है। गांधी ने गोली चला दी, मान लेंगे कि भाई गांधी ने कुछ अच्छा ही काम करा, आप मान ही नहीं सकते। जैसे हम बोलते हैं कि मोदी अगर कुछ भी एक्शन लेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स होंगे, डिवोटी होंगे, वो कहेंगे अरे मोदी जी करा अच्छा ही कराओ, मोदी जी ने पीएसयू भेज दी, अच्छा करा होगा, ठीक है, मोदी जी लेके आए ना फार्म बिल, देन इट विल बी राइट। वर्चुअस, वर्चू एथिक्स। हमें उसके अपोनेंट के बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं ऐसे बोलूं राहुल गांधी, तो कोई मानता ही नहीं इसके बारे में, तो क्या कहूँ? तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये है कि अगर मैं कहूँ राहुल गांधी ने करा होगा तो सही करा होगा, तो बोले खुद को संभाल ले, वही ठीक है।
वो मोदी एक करेक्टर है जिसको देख सकते हैं लोग कि हाँ वर्चुअस है, क्यों नहीं बिलीव कर सकते ब्लाइंडली, पर्सनैलिटी ऐसी है। ऐसे ही कृष्ण है। नकुल सहदेव इनको थोड़ी ना बिलीव कर रहे थे कि ये भगवान कृष्ण को कर रहे थे, ये समझो। हाँ कुछ लोग वाइस में रखेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग मोदी जी को वाइस में रखते हैं, फिर कुछ लोग मोदी जी सही भी कर देते हैं तो हमेशा गलत ही लगता है। कन्हैया कुमार हर चीज में क्रिटिसाइज करेगा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज में क्रिटिसिज्म आ जाए। कुछ लोग वैसे होते हैं तो उनको वाइस दिख रहा है उसमें, उनको लग रहा है बैड पर्सन तो बैड ही करेगा, क्या अच्छा काम कर दे तो भी बैड ही करेगा। कि जब पुलवामा पे अटैक हुआ तो मोदी कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे, उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जब उधर जाके एयर स्ट्राइक कर दी तो वहां पे रिएक्शन कर रहे हैं कि कुछ क्यों कर दिया। तो हर जगह दुखी है वो। क्यों दुखी है, उसको हर जगह गलत ही दिखेगा उसको, क्योंकि उनको इनके दिमाग में वर्चू एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं वो, पता है आपको। जो भक्त लोग होते हैं या फिर जो नॉन भक्त लोग होते हैं, सब वर्चू एथिक्स को फॉलो करते हैं। इतनी सारी कमिटीज की रिकमेंडेशन है, अगर आप देखने लगे ना तो इतनी हजारों कमेटी की रिकमेंडेशन है। एमएसपी को हटा दो, कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। राइस और वीट पे एमएसपी दिए जा रहा है, एफसीआई के गोडाउन भरे हुए हैं तुम्हारे, 2.5 टाइम्स ज्यादा आपको स्टोर करना पड़ रहा है एफसीआई के अंदर, तो सड़ता है फिर जाके। तो इससे बढ़िया है कि एमएसपी को हटा के ये राइस और वीट का प्रोडक्शन जिससे कम हो, इस तरह से। तो ये वर्चू के ऊपर है। अब जैसे बोल रहे हैं ना जो लोग, सर कुछ लोग मोदी जी को वाइस में रखते हैं, हाँ तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर बैड है तो बैड ही होगा, इसके एक्शन बैड ही होंगे। भाई ये कुछ सही कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो क्या है कि कुछ लोग जो है, अगर मान लो सीए आएगा, सीए को बिना पढ़े भी क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। एनआरसी आएगा, एनआरसी को बिना पढ़े भी क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। मोदी जी ने कानून बनाया, फार्म बिल्स, अरे पढ़ तो लो पहले, उसको क्रिटिसाइज करने लगे। वो सही कर ही नहीं सकता यार, ये बंदा सही कर ही नहीं सकता। ये है वर्चू एथिक्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, बट अगर आप इस डायमेंशन में सोचेंगे तो नथिंग इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैसे तो कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स होती नहीं लाइफ के अंदर, समझ में आना चाहिए। बस टुकड़ों में तोड़कर समझा दो, बहुत इजी जॉब है पढ़ाना। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ के समझा दो बस, आसपास का कुछ सीन याद करवा दो, इथिक्स तो इतना इजी पेपर बन जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक। तो अब वर्चू एथिक्स पे कोई क्वेश्चन आया तो तुमको याद तो आ जाएगा ये कि हाँ भैया कैरेक्टर के ऊपर जाना है, एक्शन के ऊपर नहीं जाना। यहाँ से स्टार्ट करके डेफिनेशन लिख देना, एक दो एग्जांपल दे देना, फिर बता देना वर्चू एथिक्स को कौन फॉलो करते हैं, अभी फिलोसफर पढ़ा देंगे, काम खत्म तुम्हारा। इतना इजी सब्जेक्ट। ठीक है, सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। आपने कभी इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर देखा हो तो अनअकैडमी में पढ़ा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बस थोड़ा सा तोड़ तोड़ के और कुछ आपको आसपास की चीजें दिखा दी, पढ़ा देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दस अकॉर्डिंग टू इट, टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी पीपल शुड बी हैव टू बी वर्चुअस पीपल। एक गुड सोसाइटी बनानी है ना, तो या वर्चुअस लोगों की मदद करनी चाहिए आपको, ये इस तरह से बोलेगा वर्चू एथिक्स। और ये वर्चू एथिक्स ये भी बोलेगा कि हमको पीपल को मदद करनी चाहिए कि वो वर्चुअस बने, जैसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, इसको वर्चू एथिक्स बोलेगा। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड ऑल, this is the virtue ethics, right? Should we continue or should we end the class? Please let me know because 9 PM is the time. क्योंकि मेरे को लगता है कि पिछली क्लास जो थी अपनी सेकंड क्लास, वो थोड़ी ज्यादा हो गई थी, मुझे ऐसा लगा, पर्सनली फील हुआ। तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज से इन द चैट सेक्शन, क्योंकि टॉपिक्स पे भी डिपेंड करता है कि कई टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं तो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं। अमित सिंह एंड डिसकंटिन्यू इज जस्ट लाइक कि बस कर ही दो हो गई थी तो फिर कुछ हो जाएगा। लेट्स एंड द क्लास। अनंत सिंह कंटिन्यू एंड द क्लास 10 PM। कंटिन्यू के ज्यादा आने लगे, पहले एंड के ज्यादा आ रहे थे, कंटिन्यू के ज्यादा आ गए। जिसको जाना है ना वो जा भी सकता है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आप वो देख सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम 15-20 मिनट और पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर सिर्फ 15 मिनट्स और पढ़ लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स और पढ़ लेते हैं अगर शिवानी, इफ यू अलाउ अस। अच्छा चलो, शिवानी बोलेंगी वो बढ़ा देंगे। शिवानी, इफ यू अलाउ अस 15 मिनट्स वी विल डू दैट। ठीक है, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। जल्दी बताएं शिवानी, प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके ठीक है, तो देखिए रिक्वेस्ट करने से हो जाता है काम। ठीक है,
ऐसा रहता है, ठीक है। तो 15 मिनट्स हम और पढ़ लेते हैं 15 मिनट्स के अंदर, और हम इसके अंदर देख लेते हैं, राइट। एक बार मैं अपने बच्चों को, फिलॉसफी के बच्चों को एक पेपर सेंड कर दूं, बस 2 सेकेंड। टीम ने कर दिया क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, ठीक है। जो भी फिलोसफी के स्टूडेंट देख रहे हैं, पेपर सेंड कर दिया है, आप थोड़ा 10 मिनट बात कर लेना स्टार्ट, राइट। लेट्स स्टार्ट। अपन देखते हैं, दस अकॉर्डिंग टू इट, टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी शुड बी हैव टू बी वर्चुअस, ठीक है, वर्चुअस रहना चाहिए, राइट, इनको, राइट। आगे अपन इसके अंदर देखते हैं, देखिए, ओके, तो वी हैव टू एंड द क्लास बिकॉज़ प्लेटो को हम बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अभी एंड करते हैं, मुझे लगा प्लेटो को पूरा पढ़ाना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास से पढ़ रहा हूं, वी कैन नॉट कंटिन्यू हियर, राइट। ठीक है, तो आमिर की बात मान लीजिए। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, वी कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज हम पढ़ा नहीं सकते आपको इसके अंदर कि बीच में छोड़े थॉट को, तो सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज का आपका क्लास जो है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि कल से है ना, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कल से आपका एक प्रीलिम्स का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स का बैच, बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। इसके अंदर 14,500 इज द फीस, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। 14,500 प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर, सब कुछ जो भी होता है ना, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एक कोर्स हो रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर लें, या फिर मेरे मोबाइल पे मैसेज कर दें, आई विल टेल यू द प्रोसेस, राइट। कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से मतलब एथिक्स का जो है ना, ओके, हाँ, एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज? Amir, yes, Amir, you want to ask something? सर ये कब से स्टार्ट होगा सर? ये क्या हो रहा है? Amir, I'm not getting you. तो आप फोन पे बात कर लेना, ठीक है। अंजुम, you want to ask something? सर मैं बोल रहा हूँ सर इसका क्लास का टाइम क्या होगा? सर मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स बैच कल से स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट हो रहा है, 7 to 9 PM है, ठीक है। आपका जो एथिक्स का क्लास है ना, वो 4 डे अ वीक चलता है, और ये चलेगा 3 डे अ वीक, ठीक है, प्रीलिम्स का। और जैसे जैसे हम प्रीलिम्स के नजदीक आते रहेंगे तो इसको अपन बढ़ा देंगे। एथिक्स खत्म हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। अभी आपका ये टाइम है, देखो, इसीलिए इसी तरह से डिजाइन करा है इसको, कि अभी आपके लिए ये टाइम है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस का दोनों पढ़ना है। आप पढ़ रहे 7 to 9 4 डेज आपकी वीक के अंदर एथिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है। फिर 3 डे वीक के अंदर आपकी प्रीलिम्स की क्लास चलेगी, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चलेगा, 7 to 9 इज द टाइमिंग, राइट। सी सेट प्रतिमा, सी सेट पढ़ा तो देंगे, बट अभी दैट इज नॉट कंफर्म, ठीक है। अगर सी सेट पढ़ाएंगे तो उसको फिर सबके लिए ओपन रखेंगे, सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे। सी सेट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको पढ़ाया जाए, पर अगर टाइम मिला मेरे को तो मैं पढ़ाऊंगा, आई कैन नॉट गारंटी यू, मतलब सबको, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपन स्टार्ट कर देंगे सी सेट को, कोई दिक्कत नहीं है सी सेट। एनीबडी वांट टू आस्क? जिसको जाना है वो जा सकता है, प्लीज। टाइमिंग होगा 7 to 9 PM, टाइमिंग इज सेम, है ना। 3 दिन प्रीलिम्स का क्लास चल रहा है, 4 दिन एथिक्स का क्लास चल रहा है, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? काजल, यू वांट टू आस्क समथिंग? काजल, काजल गुप्ता। कल की क्लास का एक डाउट है। तो आपने कल बताया था कि जैसे इफ यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज, मतलब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कर्मा के बारे में सोच के, तो वो एल्ट्रुइज्म में आएगा।
बट सर अगर हम मतलब कुछ कर रहे हैं ये सोच के कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कर्मा विल पनिश, ऐसा कुछ सोच के करेंगे तो वो सर रीजन में आना चाहिए ना। हाँ वो रीजन में आएगा। आप जब सोच के कर रहे हैं ना तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है कि मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट। आपको सोचना नहीं है, आप हो ही ऐसे एल्ट्रुइज्म। रीजन में आप हो नहीं बट सोच के कर रहे हो, ये डिफरेंस है। हमने बोला था मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट, इस थॉट पे चलता है, ये बेसिक असम्पशन है एल्ट्रुइज्म का। समझ गए काजल? जी सर, थैंक यू सर। एंड काजल नहीं समझ में आता ना तो गिव मी अ कॉल, आई विल क्लियर दैट आउट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो एनी डाउट? और आपको मैंने ग्रुप में मैंने आपको बता रखा है, ग्रुप में आपको टाइमिंग दे रखा है, ठीक है, कि किस टाइम पे आपको कॉल करना है, आप कॉल कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो तो अंकित आपको हेल्प करेगी, और कोई भी इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉल हो तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड दे रखा है उसके अंदर आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते, बट पूछिए प्लीज, ठीक है? ये सब चीजें आपको अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। So I think that's the end of this class. Thank you so much for listening to me. Bye bye. Take care and have a nice day.